अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 101B स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 1 का खामोश हो जाएं। अच्छा जी, अच्छी अटेंडेंस इसलिए लग रही है कि आज मैंने कहा था रेशोज़ भी एक दो करनी है और टर्म टेस्ट का सवाल भी डिस्कस मुश्किल है जो होना है। सवाल आसान ही था, मुश्किल नहीं था। अच्छा चलें। अच्छा जी, ज़रा 2 रेशोज़ कंप्लीट कर लें। मैंने कहा था पहली 4 रेशोज़ जो हैं वो आज हो जाएं ताकि कल फिर मैं बाकी की जितनी 12-14 रेशोज़ बनती हैं, 12 तो कम अज़ कम 14 रेशोज़ तो कम अज़ कम करवा ही दूँ, फिर डिविडेंड कवर एंड पे भी हो जाए तो खैर है। आपको संडे के लिए कुछ याद करने के लिए दे दूँगा ताकि कल, ठीक है। कल सारे बच्चे रिकॉर्डिंग सुनने वाले भी सुबह पूरे टाइम पे, सुबह वाले कितने बैठे हैं? वैसे ज़्यादातर वही होने हैं माशाल्लाह, तकरीबन सारे ही वही हैं। तो आप सब ने जो है ना सुबह कोशिश करनी है 7:30 पहुँच जाए ताकि स्टार्ट ही बस 7:30 से कर दें ये रेशोज़ को, ठीक है। अच्छा जी सुने, खामोश हो जाएं, बोलना नहीं है भाई, बोलना नहीं है भाई, भाई बोलना नहीं है, बाजी बोलना नहीं है, सब चुप कर दें प्लीज़। रिटर्न ऑन एसेट, तीसरी रेशो मैंने बात करनी शुरू की थी कि मैंने आपको ये भी कहा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक तरह के एसेट्स ही होते हैं, करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर दें तो, ऐसे ही कहा था ना। तो फिर उससे मैंने ये याद करवाया था आपको कि वहाँ पर भी पीबीआईटी देखा जाता था, यहाँ पे भी पीबीआईटी देखेंगे, लेकिन चूंकि वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था तो डिवाइड किया था कैपिटल एम्प्लॉयड से एवरेज करके। ये रिटर्न ऑन एसेट्स है तो पीबीआईटी को डिवाइड करेंगे एसेट्स से, टोटल एसेट्स से, लेकिन एवरेज करके, जहाँ मुमकिन हो एवरेज करते हैं। अब टोटल आई कैप ने ना अपनी किताब में 2 अलग अलग बातें लिख दी। इस रेशो में लिखा रिटर्न ऑन एसेट्स में टोटल एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन आपने बाय डिफॉल्ट टोटल एसेट्स वाला ही याद रखना है कि टोटल एसेट्स से डिवाइड करना है, ओके। अनलेस के सवाल खुद कह दे रिटर्न ऑन फिक्स्ड एसेट मुझे निकाल के दो, खुद ना कहे तो हमने हमेशा रिटर्न ऑन टोटल एसेट ही समझना है इसको, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको ये लिखवाया था, पीबीआईटी ओवर एवरेज टोटल एसेट्स, ठीक है जी। अब इसमें मेरा सवाल जो था उसमें मैंने पीबीआईटी तो पहले से उठाया हुआ था, वही 750 जमा 510 जो किया था मेरी कंपनी का। तो मेरी कंपनी के एसेट्स ये पड़े हैं। अगर तो सिर्फ 1 साल की बैलेंस शीट गिवन होती तो 13,900 से डिवाइड कर देता पीबीआईटी को, लेकिन पिछले साल की बैलेंस शीट भी गिवन है तो 12,500 जमा 13,900 बटा 2 एवरेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये है जनाब मेरी कंपनी की रेशो, 750 जमा 510 ये पीबीआईटी आ गया, ओवर 12,500 ओपनिंग एसेट्स टोटल एसेट्स प्लस 13,900 क्लोजिंग टोटल एसेट्स डिवाइड बाय 2 एवरेज आउट कर दिया मैंने, और मेरी परसेंटेज आई है 9.6। अब आप जल्दी से अपनी कंपनी की परसेंटेज निकालें। वैसे ये तो आपने निकाल ही ली होनी है, 9 जिन्होंने निकाली उनका वेट कर रहा हूँ। जी, रिटर्न ऑन एसेट मेरी कंपनी एक्स की 9.5 थी, आपकी कंपनी वाई की 9.4 है ये रेशो। अब अगेन कॉपी पेस्ट क्यों करूँगा, हालांकि आपको पता है इतनी देर तो लिखने में भी लग जाती है। कौन से वाला कॉपी पेस्ट करूँ, ये वाला या ये वाला? एक जैसे ही थे, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, पहली 3 रेशोज़ बिल्कुल एक जैसी हैं, थोड़ी बहुत चीज़ जिसका फ़र्क है वो ध्यान रखना, क्योंकि उसी पे नंबर मिलते हैं या कटते हैं। बल्कि ये भी ले जाएं, ये तो साथ ही है, ये तो हर रेशो में आ जाता है एक आधा नंबर देने के लिए, ठीक है। लो भाई, इंटरप्रिटेशन वाले सफ़े पे आ गए आप लोग। अच्छा, अब इधर देखिएगा ज़रा, मिटने क्या लगा है। एक तो ये मिट जाया करता है, आपको पता है, ये तो हर रेशो डिफरेंट आंसर दे रही है ना, ठीक है। ये देखो बाकी सब सेम, बाकी सब वो कर लेते हैं यार, वो तो जब देखेंगे तो आ ही जाएगा आंसर, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर हमने ये रेशो में पहली रेशो में क्या बताया था, पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस कैपिटल, या यूं भी कह सकते थे पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कमा रही है कंपनी। दूसरी ने बताया पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन इक्विटी, ऑर्डिनरी इक्विटी, कितना कमा रही है कंपनी। अब ये क्या बताएगी, आप ही बता दो।
पर रुपी, परसेंट में जो भी रेशो है पर रुपी 100 ही बता रही है ना, पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन टोटल एसेट्स। और अगर फिक्स एसेट यूज किया तो फिक्स एसेट बोल देना, कंपनी कितना कमा रही है, बाकी सब बात वही है। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ा, हम यूं लिखेंगे कंपनी एक्स इज अर्निंग रुपीज 9.6, मैं राउंड नहीं कर रहा, अच्छा राउंड कर देता हूं जरा इसको, आपका कितना है 9. और फिर उसको 9 कर लूंगा, जरा दूर दूर रहे हैं, ठीक है, वैसे 9 पॉइंट, चलो यही लिख लेते हैं। कंपनी एक्स इज अर्निंग रुपीज 9.6 पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन टोटल एसेट्स। तो इसका मतलब कहानी तो सिर्फ इतनी सी थी पहली 3 रेशो में, थोड़ा सा याद रखना है हमने फॉर्मूला, चीज़ों को आसान रखे ना, थोड़ा सा याद रखना है फॉर्मूला। उसके बाद इस रेशो ने हमें क्या बताया, इन्वेस्टेड इन बिजनेस, 100 रुपी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, कितना कमा रहा है। इसने क्या बताया, 100 इन्वेस्टेड इन ऑर्डिनरी इक्विटी, इसने क्या बता दिया, 100 इन्वेस्टेड इन टोटल एसेट्स। इतनी सी बात है, ठीक है। तो कंपनी एक्स इज अर्निंग रुपीज 9.6 पर रुपी 100 इन्वेस्टेड इन टोटल एसेट्स एज कंपेयर टू रुपीज कितने आपके 9.4 ऑफ कंपनी वाई, देयरफॉर कंपनी एक्स, ऐसे नहीं मैं भी बेटर हूं कहीं पे, कंपनी एक्स इज बेटर, हाउएवर इट इज बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स। ये तो आपको समझा दिया है ना, ठीक है। तो ये आसान बात है, 5-7 मिनट लगने थे, इसलिए मैंने ये कहा चलो स्टार्ट में ही कर लें इसको, ठीक है जी। लिखें लिखें, तरतीब आपको पता है, पहले 3 सफ़े आपने इस काम के लिए अलग किए हुए हैं। पर्चे में ये तरतीब है जो मैं कर रहा हूं, पर्चे में यूं कर लेना, अगर वो इंटरप्रिटेशन मांग लेना तो रेशो निकाली, साथ ही इंटरप्रिटेशन में 1-2 लाइनें लिखनी, फिर आगे चले फिर आगे चले, और क्विकली करना है, ज्यादा कहानियां नहीं लिखनी है, वरना ये फेल करवा देगा सब। टॉपिक सबसे आसान है, इसी वजह से फेल करवाता है, क्योंकि इस पे सब ऐसे बाजू चढ़ा के कहते हैं बस इसको तो नहीं छोड़ना, यही सवाल तो एक आता है हमें पर्चे में, तो जो आते होते हैं जिन पे टाइम लगाना होता है वो भी इधर लगा देते हैं, नहीं करना ऐसा, ठीक है। ये एक समंदर की तरह से टॉपिक है जिसके अंदर जितना डूबते चले जाओ डूब सकते हो, लेकिन मजबूरी क्या है, 3.25 घंटा, जिसमें 15 मिनट पढ़ाई के, सिर्फ रीडिंग के, तो 3 घंटे में हमने इसके गिवन नंबर्स के अंदर रहते हुए इसके अंदर कमेंट्स करने हैं। तो जितने हो सके उतने को मैं लिखवा दूंगा, जिससे उसको आइडिया हो जाएगा कि टॉपिक इसको आता है, बच्चे को टॉपिक आता है, टेक्निकल टर्म्स कुछ पता है, लॉजिकली पता है, ये रेशो क्या बताती है। इतवार को ये रेशो लाजमी याद कर लेना, क्योंकि सोमवार से कहानी सिर्फ ये नहीं है 2-2 लाइनों की, मामला तो वहां पे बिगड़ेगा जब इस तरफ डेटर की रेशो होगी और उस तरफ कैपिटल एम्प्लॉयड की रेशो होगी और इधर से सेल की रेशो पड़ी होगी और हम तीनों को इकट्ठा भी देख रहे होंगे, तो बात वो सीखने वाली होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता उनको देखेंगे, प्रैक्टिस वो होती है, लेकिन बेस होगी तो काम करेंगे ना, ऐसा, ठीक है। चलें जी, उम्मीद है लिख लिया होगा आपने। पहले 3 सफ़ों पे ये काम चलेगा, चौथे सफ़े से इंटरप्रिटेशन की हेडिंग देके इंटरप्रिटेशन आप अलग अलग करते आ रहे हैं, ये सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए है, ताकि आप एक दफ़ा ये सफ़ा पहले 3 सफ़े जब खोलें तो यहां से, इधर नहीं, सिर्फ इधर से आपकी रेशो का टॉपिक रिवाइज हो जाए फॉर्मूलाज की हद तक, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन वाला सफ़ा खोलें तो ये अंग्रेजियां इकट्ठी लिखी हूं, आप एक नज़र डालें तो आपका ये टॉपिक, तो 10 मिनट में ये टॉपिक रिवाइज हो जाए करना है आपका। यानी आप जब ये टॉपिक कर लोगे ना, तो आप हर रोज़ अकाउंटिंग करने बैठो तो 10 मिनट में इस पर आंख फेर लोगे तो ये रिवाइज ही होगा, ये तो ऐसे ज़बरदस्त बन जाएगा फिर, ठीक है ना। करोगे ना ऐसे ही, रोज़ के 10 मिनट बेहतर हैं कि एंड पे जाके फिर नए सिरे से याद करने बैठ जाओ। तो जब भी अकाउंटिंग करने बैठोगे ये 2 सवालों में नज़र डाल लोगे 10 मिनट के अंदर, क्विकली, बस ऐसे ही नज़र फेर ली, हाँ ठीक है, रिकॉल हो रही है, सही है, जाने दो आगे, ठीक है। चलें, बस एक और रेशो करवा के फिर चलते हैं अपने टर्म टेस्ट की तरफ। एमसीक्यूज भी करने हैं कैश फ्लो के, जल्दी करो। लिख लिया? ये तो घर पे भी लिख सकते हैं, सिर्फ बदली हुई जगह लिख लो, बाकी तो सब वैसे का वैसे ही है। चलो कोई नहीं लिखो, खैर क्या हो सकता है। सुबह 7:30 बजे लिखवाना शुरू कर देना है मैंने, 7:35 पे तो लिखना शुरू कर देंगे हम, पहली रेशो डिस्कस करके, बस। नहीं भाई नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा जी सुने, नेक्स्ट है जी एसेट टर्नओवर रेशो। क्या है जी? एसेट टर्नओवर रेशो। वैसे टर्नओवर कहते हैं सेल्स को, ठीक है ना।
अब इस रेशो के नाम से अंदाज़ा होगा आपको कि ये रेशो हमें खींच के ले जा रही है किस तरफ, कि अगर आप एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, कितने की बात नहीं हो रही, वो मैं बात बताऊंगा, 100 की बात करेगा या 1 की बात करेगा वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। हम यूँ कहेंगे अगर किसी ये ना असल में आप कहोगे एक ही बात को डिफरेंट, भाई एक ही बात को डिफरेंट तरीक़ों से देखा जा सकता है, ठीक है ना। कोई बंदा किसी भी एक रेशो को पकड़ ले, कहे जी मैं इस हिसाब से मैं डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा हूँ, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर हम किसी कंपनी के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करें तो कितनी सेल जनरेट होती है, और अल्टीमेटली सेल जितनी ज़्यादा जनरेट होगी उतने ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, और फिर इसी तरह से बात जो है वो बात तो प्रॉफिटेबिलिटी की ही हो रही है यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो एसेट टर्नओवर, लेकिन एक बात याद रखना, ये जो टर्नओवर नाम है ना, ये जिस जिस रेशो के साथ लगेगा वो हमेशा टाइम्स में आंसर देगी। इसके अलावा भी दो रेशोज हैं टाइम्स वाली, लेकिन टर्नओवर 4 रेशोज हैं टर्नओवर की, एसेट टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर। ये कल आपको टर्नओवर करूंगा मैं, यानी कल मैंने वर्किंग कैपिटल की रेशोज करवानी है, वो बेसिकली 3 से 4 रेशोज हैं, और बाकी 3 जो हैं वो टर्नओवर वाली ऑपोजिट होती हैं, वो आराम से हो जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा भी और वर्किंग कैपिटल की रेशोज के बाद हम लिक्विडिटी की 2 रेशोज पढ़ेंगे और डेट की 1 रेशो पढ़ेंगे, बस इतनी सी हैं। वो सेल्स और एक्सपेंस वाली रेशो बहुत आसान है, वो इतनी ज़्यादा परेशान कुन नहीं है, आसान कैलकुलेशन, आसान याद रखना, ठीक है ना। तो बस ये याद करा रहा था आपको इस वक्त, टर्नओवर रेशो जब भी आएगी ना तो आंसर टाइम्स में आता है, इतने गुना, इतने गुना। टाइम्स का मतलब क्या होता है, इतने टाइम्स, इतने गुना, ठीक है। अब फॉर्मूला इसका है जी नेट सेल्स। देखो बात किसकी हो रही है, टर्नओवर की, सेल्स को देखना है, ठीक है, और नीचे वही एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर नाम तो इसका एसेट टर्नओवर है, डिवाइड कर रहे हैं हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो इसी के लिए तो वो जुमला बोला था पिछली क्लास में भी और इस क्लास के आते ही कि कैपिटल एम्प्लॉयड भी एक तरह के एसेट्स ही हैं। तो नाम उसका एसेट टर्नओवर है, लेकिन दरअसल हम वही बात कर रहे हैं कि अगर एक रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो कितनी सेल जनरेट होती है। ये रेशो बता रही थी 100 रुपया अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो कितने रुपए प्रॉफिट आता है। यहाँ पे कह रहे हैं वही बात, थोड़ी सी डिफरेंट सेल के तरीके से देख रहे हैं, अगर 1 रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो कितने रुपए की सेल जनरेट होती है टाइम्स में, ठीक है। तो लिखो नेट सेल्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, वो फॉर्मूला वाली जगह पे तो लिख लिया करो ना, यानी कि पहले सफ़े यहाँ पर ये इस कॉलम में ना ये रेशो, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लिख लिया करो, नेट सेल्स ओवर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सिर्फ इसका नाम ही धोखा देता है, बाकी सारी रेशोज जो है ना वो नाम से पकड़ी जाती हैं, ये नाम से नहीं पकड़ी जाती, इसलिए बड़ी फेवरेट भी है। लेकिन आपने इतनी बार इसको देखते हुए सोचते हुए करना है, हर बार ये नाम से नहीं पकड़ी जाती, तो अब सबसे ज़्यादा याद ही आपको यही हो जाएगी, ठीक है ना। तो एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला ज़रा नाम से डिफरेंट है, ठीक है। नेट सेल्स ओवर एवरेज, यूं कहना चाहिए कि इस कंपनी के एसेट्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सेल्स इतनी देंगी। देखो ना, अभी दोनों को आने दो ना, फिर मैं बताता हूँ, दोनों को आमने सामने रख के देख लेंगे। अब किसी के एसेट्स कम भी हो तो हो सकता है टर्नओवर रेशो ज़्यादा हो, वो एफिशिएंसी बताएगी, तो ये तो देखते हैं ना। अभी तो सिर्फ फॉर्मूला लिखा है मैंने, इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना भाई। अभी तक मैंने 3 रेशोज लिखवाई, इंटू 100 किया, परसेंटेज में आंसर आया, इंटू 100 किया परसेंटेज में, बेटा इधर देख लें प्लीज, इंटू 100 किया परसेंटेज में आंसर आया, इंटू 100 किया परसेंटेज में आंसर आया। मैंने कहा टर्नओवर की रेशोज जो हैं वो टाइम्स में आंसर देती हैं, तो इंटू 100 नहीं करना, तो इसका आंसर आया करेगा हमेशा टाइम्स में, ठीक है। चलो जी, आ गई मेरी कंपनी, आ गई, आगे भी आ गई मेरी कंपनी, आ गई। मैंने सेल्स पकड़ी, सवाल में कुछ नहीं बताया कि नेट कौन सी हैं और कोई रिटर्न अलग है, बस ठीक है, फिर यही सेल्स है मेरी 12,000 को मैं ले आया, मेरी कंपनी की नेट सेल्स हैं 12,000, और कैपिटल एम्प्लॉयड तो पहले से ही मैंने पहली रेशो में लिखा हुआ था, फिर कौन जाके बैलेंस शीट से ढूंढे, यहाँ से जाके पकड़ेंगे। ये 8300 बटा 10,100, तो एक बार कैलकुलेट कर ली चीज़, चाहे आंसर लिखा है चाहे इस तरह से फॉर्मूला लिखा है, वो फिर आगे यूज़ करते रहना, ठीक है जी। 8300 प्लस 10,100 डिवाइडेड बाय 2 कर लूँ ज़रा, लो भाई, ये 100 से मल्टीप्लाई ना करना इसको, ठीक है। आंसर इज 1.3 टाइम्स,
अच्छा, अब 1.3 टाइम्स का मतलब ये लिखवाता तो हूँ अंग्रेजी में, वैसे समझ तो लो। देखो ना, डिनोमिनेटर में हमने क्या रखा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड, न्यूमरेटर में सेल्स। तो यहाँ पर हम बात वही करेंगे कि बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन ये 100 रुपये इन्वेस्ट करके इतने रुपए कमाने वाली बात नहीं हो रही है, बल्कि ये टाइम्स की है ना, टाइम्स की रेशियो और सेल्स को ले रही है। तो हम यूं कहेंगे 1 रुपया अगर कंपनी एक्स के बिजनेस में, बिजनेस एक्स में इन्वेस्ट करें तो वो 1.3 रुपए की सेल जनरेट करता है। ठीक है, तो इसकी ज़रा इंटरप्रिटेशन लिखना शुरू करते हैं। अब मैं कॉपी नहीं कर रहा ऊपर से, थोड़ा सा मुझे अब नया करके लिखना पड़ेगा इसको, तो मैंने बल्कि दूसरी निकाले ना ताकि इकट्ठा ही कर दें। ठीक है, जल्दी करें, अपनी कंपनी सब कर लें, सब कर लें। ये मेरी कंपनी की, ये मेरी कंपनी की रेशो है, अपनी कंपनी की रेशो निकालें खुद। पता नहीं सुबह वाली या मतलब फर्स्ट या सेकंड क्लास में से किसी एक ने कहा हम निकलवा रहे हैं आपके साथ रेशो, आप भी निकलवाएं हमारे साथ रेशो। मैं लिख भी तो रहा हूँ आपके लिए, आपको लिख रहे हैं। अच्छा, मैं बता भी तो रहा हूँ, आपको बता रहे हैं। चलें जी, ये मेरी कंपनी की रेशो है, आपकी कंपनी की रेशो है। यहाँ पे मैंने कट ऑफ लगा दिया, ठीक है ना, ये अब कल करेंगे, बस ये आखिरी रेशो है। ओके जी, 1.4 टाइम्स आपकी कंपनी की रेशो है। वैसे कौन सी बेहतर लग रही है? क्योंकि आपकी कंपनी में जो 1 रुपया बंदा डालेगा वो 1.4 रुपए की सेल जनरेट करेगी, मेरी कंपनी 1.3 की करेगी। तो बंदे इंटरेस्टेड यही इसी में होंगे कि इसमें जितनी देखो सेल्स ज़्यादा, उतने जितना रेवेन्यू ज़्यादा उतने प्रॉफिट्स भी ज़्यादा ही होंगे ना। ठीक है, अच्छा वैसे बाय द वे 8300 जमा 10,100 बटा 2 क्या आंसर आता है इसका? ऐसी तरह बाय द वे बता दो मुझे। 9200। अच्छा, और आपकी वाली कंपनी का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आता है? 80। देखो भाई बताओ अब किसके एसेट्स ज़्यादा हैं? देखा जाए तो कैपिटल एक तरह के एसेट्स होते हैं ना, किसके ज़्यादा हैं? एक्स के ज़्यादा हैं, लेकिन सेल तो मैं कम जनरेट कर रही मेरी कंपनी, तो फिर एफिशिएंट तो तुम्हारी ज़्यादा हुई ना कंपनी, समझ रहे हो ना। इसलिए फिलहाल बहरहाल याद करो, ये सारी बातें सोचेंगे इंशाल्लाह। सोचने के लिए तो ये सारा काम आज करवा रहा हूँ ताकि संडे को ये याद हो जाए, तो फिर सोचना शुरू कर देंगे। रोज़ाना 45 मिनट्स इसको सोचा करेंगे और बाकी के मतलब तकरीबन 1 घंटे को हम रिवीजन किया करेंगे। ठीक है, मंडे से इंशाल्लाह ये रूटीन होगी, लेकिन कल भी एक्स्ट्रा क्लास में कोशिश करूँगा रिवीजन ही हो। हाँ कल भी होगी, लेकिन कल रेशो इंशाल्लाह कोई इक्का दुक्का रहेगी तो एंड अप इसी तरह से स्टार्ट में करके फिर रिवीजन ही करेंगे। ओके ठीक है ना, कोई नई चीज़ नहीं करेंगे। उसके बाद फिर रेशो की रिवीजन वाला सवाल सुबह में रखा करेंगे और हाफ लेक्चर रिवीजन, और फिर शाम में जब भी क्लास होगी सिर्फ रिवीजन होगी, कोई नई चीज़ नहीं होगी, जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होती रहेगी। हर बी लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल किया जाएगा। ओके इंशाल्लाह। लेकिन कोई नहीं, आगे जगह दो मेरे दोस्त को आज। लेकिन मैंने पहले एक क्लास में शायद सुबह कहा, दूसरी में नहीं कह सका। अगर किसी बच्चे ने इस क्लास को नहीं लिया और ये सोचा कि मैं यूट्यूब पे ले लूँगा और फिर अगले दिन कहा अच्छा कल ले लूँगा और फिर चलो प्रेप लीव होती है तो ले लूँगा, या तो वो छोड़ देगा या वो जब करने बैठेगा तो उसकी प्रेप लीव में उसकी तैयारी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए अगर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा फिजिकली क्लास में नहीं आता तो इसको इंश्योर करे कि खाना तो छोड़ सकता है, सोना तो छोड़ सकता है, सिर्फ नमाज पढ़ने जाएगा और लेक्चर ज़रूर लेगा, ये नहीं छोड़ सकता जो यूट्यूब पे होगा, नहीं तो फिर अपने नुकसान के ज़िम्मेदार खुद होंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम है तो भाई है भी तो आखिरी हफ्ता तकरीबन, आगे जो शुरू होना है मंडे से, तो ये आखिरी जोर है छुरी के नीचे जो लगाना है। बच गए तो बच गए, चल गई तो चल गई हैं। अच्छा चल जानी है, अच्छा चलें जी लिखें। बेटा कुछ लिमिटेशंस हैं, रेलेवेंट तो बिल्कुल है, तो लिमिटेशंस हम पढ़ेंगे। मैंने कहा कुछ लिमिटेशंस तो ज़रूर हैं, लेकिन डिसीजन करना रेलेवेंट है फिर भी, लिमिटेशंस को मद्देनज़र रखते हुए। पर फिलहाल लिमिटेशंस को साइड पे रखो, वो एंड पे बताऊंगा आपको। फिलहाल रेशो एनालिसिस एक बड़ा यूज़फुल टूल है और हम बिल्कुल इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हैं, इसको देख के करते हैं, लेकिन लिमिटेशंस ज़रूर हैं इसमें। कुछ मसले मसाइल हैं जो आपके जहन में आना शुरू हो चुके हैं, आने दो, बता दूंगा एंड पे कि ये लिमिटेशंस हैं, इनके समेत हम इसको यूज़ करते हैं फिर भी, क्योंकि इसके अलावा और क्या करें, फिर ये तो डाटा ही यही होता है हमारे पास। ठीक है जी बच्चों, लिखो जी। कंपनी एक्स इज जनरेटिंग, इधर देखो, ₹1 RE1
₹1 की सेल ये बतानी है, ₹100 नहीं बता रहे यहाँ पे, ठीक है ना, ₹1 सेल, ठीक है। तो कंपनी एक्स इज, ये मैंने जनरेटिंग लिखने की कोशिश की थी, जेनरेटिंग, कंपनी एक्स इज जनरेटिंग ₹1 सेल पर, सॉरी ₹1 ये तो 1.3 था, मुझे 1 लगा, ₹1.3 सेल पर ₹1, यहां पे ₹1 पर ₹1 इन्वेस्टेड इन बिजनेस, इन्वेस्टेड इन, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड है ना तो इन्वेस्टेड इन बिजनेस ही लिखेंगे, लाइक फर्स्ट रेशो, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या पड़ा है, कैपिटल एम्प्लॉयड पड़ा है ना, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो ठीक है, ओके, और सही है। जिसके डिनोमिनेटर में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, सीई कैपिटल एम्प्लॉयड है, अच्छा एवरेज कैपिटल, एवरेज ना यार तू तो ना कर अब ऐसे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, चलो अब थोड़ा सा शायद याद रह जाए क्या लिखा हुआ, वैसे होना चाहिए आपको पता। अच्छा, तो जिसकी डिनोमिनेटर में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है उसकी ये बात तो सेम ही होगी ना, इन्वेस्टेड इन बिजनेस वाली बात, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो 1 में, तो ₹100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस, इतना प्रॉफिट कमाया। लेकिन जहां पे हम सेल ₹1 कंपनी एक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतनी सेल जनरेट होती है, ये बता रहे हैं। तो बात तो इन्वेस्टेड इन बिजनेस वाली करनी है, लेकिन बात कर रहे हैं ₹1 इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए की सेल जनरेट की इसने, ठीक है, तो ₹1 के इक्विवेलेंट बात कर रहे हैं, इन्वेस्टेड इन बिजनेस। अच्छा जी, कंपनी एक्स इज जनरेटिंग ₹1.3 सेल पर ₹100 इन्वेस्टेड इन बिजनेस एज ₹1 है ना, अच्छा, इन्वेस्टेड इन बिजनेस एज कंपेयर टू ₹1 पॉइंट कितना है आपकी कंपनी का 4 ऑफ कंपनी वाई, देयरफॉर आपकी कंपनी इज अगेन बेटर। और अगली बात आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जी, ये तो हर रेशो में कर सकते हैं, अगर वक्त हो, मौका हो, मार्क्स हो तो ये लाइन ज़रूर लिख दें, लेकिन प्लीज़ अगर वो इंडस्ट्री एवरेज दे, अगर वो इंडस्ट्री एवरेज या कंपैरेटिव ईयर दे तो उसको ये नहीं कहना भाई इट इज़ बेटर टू कंपेयर दीज रिजल्ट्स विद इंटरेस्ट, नहीं, वो फिर करके उसको बताना कि ये है इंडस्ट्री एवरेज से इसका फ़र्क कम है या ज़्यादा है, प्रीवियस ईयर से इम्प्रूवमेंट है या डिटीरियोरेशन है, वो बता देना फिर, ठीक है। चल अगेन हर रेशियो के नीचे 4-5 लाइनें आपने छोड़ते रहना है, चाहे कुछ भी ना लिखें हम, वो जगह खाली रह जाएगी ना, लेकिन कोई चीज़ आगे अच्छी लग जाती है, वेरिएशन की कोई रीज़न, जी कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों बढ़ता है, क्यों कम होता है, 2 बातें मैंने अगर लिखवानी है तो नई जगह पे लिखेंगे क्या, अच्छा है ना, यहाँ 2 लाइनें पड़ी होंगी तो मैं वहाँ पे आके लिख दूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड के बढ़ने की ये वजह भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कम होने की ये वजह भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और ठीक है ना। तो ऐसी कोई चीज़ आके पसंद आ जाती है तो 3-3 4-4 लाइनें खाली पड़ी हैं, वहाँ पे आके लिख लेंगे, ताकि एक ही जगह वो बंच बनता जाए जो कम से कम हो और मैक्सिमम मार्क्स दे सके, वरना तो फिर नोट वाला मसला है ही जो आपने करना है, ठीक है, तो उससे आपको बचाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है जी। आज के लिए ये 4 रेशोज ही हैं, इनको आज याद कर लीजिएगा ताकि कल जो बाकी की 14 रेशोज मैं करवाऊँगा वो आपको फिर संडे पे याद होने के लिए ये भी ना ऐड करनी पड़े, ठीक है। बाकी बुनियाद ही होती है, ओके, बुनियाद ये पड़ गई है। अब आप देख रहे हैं पहली रेशो पे टाइम लगा था, बाकी रेशोज पे इतना टाइम नहीं लग रहा, कैलकुलेशन सीखते हैं, अक्सर आपको खुद अंदाज़ा हो रहा होता है कि हाँ ये लग रहा है, फिर साथ ही मैं बता देता हूँ, आपको पता लग जाता है, वो पहली लाइन में उसकी यूटिलिटी पहली लाइन के अंदर ही कवर्ड है, और प्लस कंपैरिजन भी कवर कर लिया हमने और बेटर भी बता दिया, तो 3-4 लाइनों को एक के अंदर ही कवर कर लिया, ज़रा बचत हो जाती है टाइम की, ठीक है। चलो इंशाल्लाह अब रेशोस की तरफ आएंगे कल। किधर है टर्म टेस्ट 2, कोबरा कोबरा ओ कोबरा ओ कोबरा जी, ईपीएस क्या, पहले मैं कोबरा कराऊंगा, वो मुश्किल काम पहले कर लेना, जहाँ क्लास एंड होगी, ईपीएस तो चलते चलते भी सवाल हो जाना है, वो वाला वो मुश्किल नहीं था, वो सवाल तो चलते चलते हो जाना है, कोई मेरे से सवाल बनाते में गलती ना हो गई हुई पहले में, तो सवाल ऐसा कोई नहीं था,
कि जिसके अंदर इतना मसला हो, वो तो चलते चलते भी हो जाएगा। ये सवाल मजे का था। कोबरा लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 19। मेरे प्यारे बच्चों, ये वो वाहिद सवाल है जिसमें अभी ड्राफ्ट प्रिपेयर नहीं हुआ, वरना जितने सवाल आपने IS8 के किए थे, मैंने भी आपको पक्का किया हुआ था इस बात पे, इसीलिए तो ये सवाल बचा के रखा हुआ था। जितने भी सवाल हमने किए उसमें हमें ड्राफ्ट बना के दे देता था, ड्राफ्ट दिया होता था, या यूं कहता था ड्राफ्ट प्रिपेयर हो गया है और उसकी ये फिगर्स हैं। लेकिन ये वाहिद सवाल है जिसमें वो कह रहा है CL इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अभी बनाई नहीं है। तो हर IS8 के सवाल में हम गलती को करंट ईयर में भी सही करते थे, क्योंकि ड्राफ्ट प्रिपेयर हो चुका होता था। लेकिन इस सवाल के अंदर कोई गलती करंट ईयर में नहीं होनी थी, जिसको करंट ईयर में सही करें। ठीक है, तो इसलिए भी नंबर कम थे। आपको लग रहा था इतने कम नंबर, नहीं, आपने ध्यान से सवाल को पढ़ा नहीं था। ओके, चलो, ये तो हो गया। ये तो पता लग गया कि गलती को सही इस साल में करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, हाँ जी, करेक्शन ऑफ एरर का क्वेश्चन लग रहा था। हाँ है, आप खड़े हैं 19 में और एक गलती 17 में हुई थी, तो फिर 17 की गलती 17 में सही, 18 की गलती 18 में सही, 19 की ड्राफ्ट बन चुके होते तो 19 की गलती 19 में सही, लेकिन 19 का ड्राफ्ट नहीं बना था, इसलिए ये बस नहीं किया। ठीक है, चलो देखते हैं, सवाल करते हैं। सवाल तो बहुत आसान है। ड्यूरिंग द ईयर, क्या मतलब 19 में इट वाज पता लगा that due to some calculation error in Excel sheet, fair value of CL's office building was taken incorrectly. ऑफिस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू गलती से क्या ले ली गई, 480। ये रॉन्ग है, ठीक है, ये उन्होंने गलत कर दिया। इंस्टेड ऑफ 360, ये होना चाहिए था ओरिजिनल। ठीक है, रिजल्टेंटली द बिल्डिंग वॉज रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन इनकरेक्ट रीवैल्यूड अमाउंट। अब 17 में ये थोड़ी गलती है क्या? आपने 17 को सही नहीं किया, जाके कैसे कह लिया आपने यार? 17 में एक चीज़ माशाल्लाह सिर्फ 100 मिलियन से ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई है, तो इसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, लेकिन मसला ये नहीं था। मसला ये था, इस तरह का एक सवाल किया था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड टाइप, जिसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाले सवाल में अगर गलती हुई है तो अगले कई साल गलती चलती रही है। ये भी तो वैसा ही है, रीवैल्यूड अमाउंट को ही डेप्रिशिएट करते होते हैं। तो अगर रीवैल्यूड अमाउंट ही गलत ले लिया है तो डेप्शन भी 17 में, अच्छा 17 में तो डेप्शन हुई नहीं होगी, क्योंकि ईयर एंड रीवैल्यूएशन है। ठीक है ना, बहरहाल देख लेते हैं इसको। ओके, वर्किंग अभी करवाता हूँ ना। अच्छा जी, तो रिजल्टेंटली द बिल्डिंग वॉज रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन इनकरेक्ट रीवैल्यूड अमाउंट इन CL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 30 जून 2017। अच्छा बच्चों, ये 17 वाली तो हो ही नहीं सकता कि आपके पास पड़ी हो, क्योंकि आप 19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो 17 की तो कब की बन के जा चुकी होंगी। ठीक है, अच्छा, अब ये गलती कब हुई है? 2017 वाले साल में। ठीक है, ठीक है जी। दिस बिल्डिंग वॉज एक्वायर्ड ऑन यकम जुलाई 15 फॉर 500 एंड देन रीवैल्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 30 जून 17। यानी जो ये कहने लगे थे ना सर स्टार्ट ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द रीवैल्यूएशन, उनके लिए जवाब अगले पॉइंट में लिखा हुआ था कि रीवैल्यूएशन हुई थी 17 के आखिरी दिन। अगर आखिरी दिन हुई थी तो फिर 17 में सिर्फ रीवैल्यूड अमाउंट की गलती हो गई, डेप्रिसिएशन तो नहीं हुई होगी ना। डेप्शन तो अब 18 में होनी है, तो 18 के अंदर डेप्शन की गलती भी आएगी। अच्छा, CL follows revaluation model for subsequent measurement of its building classified as PPE and charge adaptation over its useful life of, मतलब की बात तो सिर्फ इतनी सी थी। रेजल्ट वैल्यू कोई नहीं थी वैसे सवाल में, होती तो वो भी कंसिडर कर लेते। यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, CL अकाउंट्स फॉर रीवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड एंड ट्रांसफर्स मैक्सिमम अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन। और यार इतनी लंबी कहानी में हमारे मतलब की तो सिर्फ ये बात थी, बाकी हमें सब पता है वैसे ही। ठीक है,
एज ऑन 30 जून 17 द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग हैज़ बीन, लो जी सॉरी 30 जून 19, द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग हैज़ बीन डिटरमिन्ड एट 320 मिलियन। इस साल के एंड पे भी ये रीवैल्यू हुई है, ठीक है। तो भाई इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनी ही नहीं ना, तो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स अगर उसने मांगे हैं तो बिल्कुल हमारी बैलेंस शीट में बिल्डिंग 320 पर ही हम दिखाएंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कुछ गलती भी इस साल में है, डेप्रिसिएशन वगैरह की गलती इस साल के अंदर कोई नहीं अज्यूम करेंगे। जब इस साल पता लग गया तो इस साल सही वाली अमाउंट लेंगे ना, इस साल में गलत वाली अमाउंट्स लेंगे ही नहीं, ठीक है। और सही है, तो ये वाहिद सवाल था जिसमें ये खूबसूरती थी, जो खूबसूरती पीली पड़ गई है आज, ठीक है। अच्छा वैसे इस टर्म टेस्ट में ये 23 नंबर का सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से कोई बच्चा ऐसा होगा कि जो 16-17 से कम पे रुका होगा। ये इतना आसान सवाल था, 2-4 पॉइंट्स हैं टोटल मिलाकर, जो एडजस्टमेंट्स थी उनके नंबर इतने ही थे। फिर ये कैसा लगा था सवाल? ये आसान सवाल था। अब 50 नंबर के पर्चे में से खैर से 33 तो आपने मुंह से आसान कह दिए हैं, 33 चलो 3 नंबर उसके मुश्किल थे, जिसने नंबर कटने थे कैश लो में 30 हो गए, और पास तो वैसे ही हुए पड़े हो, ठीक है। फिर MCQ 2 अलग, फिर EPS का सवाल अलग, फिर इसमें भी लड़ाई झगड़े के ऊपर कुछ मार्क्स अलग। तो पर्चे में एक गादा सवाल मुश्किल हुआ ही करता है बरकत के लिए, लेकिन आसान सवाल भी मौजूद हुआ करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो जी वापस आए, कहाँ थे हम? मैंने कहा ज़रा तसल्ली दे दूं, और जी पास तो आप इंशाल्लाह हो ही जाएंगे। अब वो कहता है प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन रिलेटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल एंड एक तो उसने CL की बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स मांग लिए, ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स है, ठीक है। अच्छा अगली बात उसने कहा रेलेवेंट नोट्स भी बनाओ। रेलेवेंट नोट्स तो फिर एक ही नोट बनेगा, रिलेटेड नोट जो है वो करेक्शन ऑफ एरर का नोट हमने बनाना था। कहते हैं जी करेक्शन का रेक्टिफिकेशन का सवाल आ गया, करेक्शन ऑफ एरर, रिलेटेड नोट कौन सा बनेगा? एरर करेक्शन नोट, ओके। बड़े आए IAS 8 तैयार है। मैंने कहा ज़रा ऐसे ज़रा टेंशन रहनी चाहिए, ये ताल्लुक़ अल्लाह से बना रहे हैं, या अल्लाह पास कर दे, मेहनत भी करते रहें, ठीक है। तो ऐसे सवाल एक आधा बचाया होता है। पहले मैंने इसको मॉक में देने लगा था, फिर मैंने कहा यार रहन दो, इधर ही करा लो, मॉक के बाद कुछ आएँ कुछ ना आएँ, कुछ दें ना दें, ये सब देंगे इंशाल्लाह। तो सब दे के सब मेरे पास आ जाएंगे तो समझा लूँगा, बात इतनी कोई नहीं है, एक बार बस सामने होने की देर होती है, ठीक है इंशाल्लाह। चलें जी, तो रिक्वायरमेंट को अब एड्रेस करेंगे। वैसे तो आपने एक सफ़ा पहला पूरा छोड़ देना है रिक्वायरमेंट के लिए, जिसमें 4-5 लाइनों में बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है PPE नज़र आएगा और रीवैल्यूएशन सरप्लस। इनकम स्टेटमेंट उसने मांगी नहीं, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम उसने मांगी नहीं, ये तो हम नहीं बना रहे। फिर नोट में जाएंगे तो नोट के अंदर हम बताएंगे कौन कौन से इम्पैक्ट हिट हुए, अंग्रेजी से अंग्रेजी लिख के, ठीक है। तो इसलिए एक सफ़े के ऊपर आपकी रिक्वायरमेंट आराम से पूरी आ जाएगी। तो दूसरे सफ़े पे आपने लिखना है वर्किंग नंबर 1। अच्छा अब ऐसा करते हैं, ज़रा भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि उससे कोई गलती हुई है, क्या ख्याल है, और नॉर्मल रीवैल्यूएशन का सवाल कर लेते हैं। करें शुरू? चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 जुलाई को एसेट खरीदा, डेट, ठहर जा, डिस्क्रिप्शन, एसेट, अब एसेट PPE लिख रहा हूं मैं, तो इसलिए लिख दिया मैंने ताकि एंट्रीज करने में मुझे आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद रीवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। चलो किस दिन एसेट खरीदा था बच्चों? अच्छा अब ये सवाल ना एकदम से 1 जुलाई, ये एकदम से ना सवाल नॉर्मल वाला हो गया। अभी तक छोड़ो, भूल गए हम कि कोई एरर भी है, ठीक है, लेकिन मैं भूल गया हूँ एरर है कि नहीं है। इसी चलाना तो ना भूले ना, कान लाल होना शुरू हो गए। अभी तो बच्चों ने भी कान लाल करने हैं इस सवाल में जी मेरे। कॉस्ट कुछ भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह, आसान ही बड़ा है, 500, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अब रीवैल्यूएशन कब आके हुई है? जिस दिन गलती हो रही है, 30 जून 17 पे गलती हुई है ना, तो लाओ छलांग फिर 2 साल दी इकट्ठी, ठीक है। तो अच्छा पर्चे में ना ऐसे वर्किंग्स नहीं करते रहना, पर्चे में तो बस यूं लिख देना है 30 जून 17 पे
डेप्रीसिएशन ऑफ 2 ईयर्स, बस ये लिखो, वर्किंग है बस 2 ईयर्स लिख दिया मैंने। अब कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट ही करो काम, अगर वर्किंग का दिल करेगा तो मैं कर भी दूंगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई करनी चाहिए ये वर्किंग। अब तो 500/10 इंटू 2 कर दूं या चलेगा काम जी? कितना? 100। 100 की डेप्रीसिएशन 2 साल की हो गई, और बुक वैल्यू कितनी आ गई? 400। ये है जी बुक वैल्यू 30 जून 17। ठीक है, आगे चलें। अब गलती हुई कोई नहीं, गलती हुई कोई नहीं, चलो 30 जून 17 पर एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यू करें, रीवैल्यूड अमाउंट। इतना आसान सवाल सर। 360, भाई गलती नहीं हुई मैंने कहा है। अच्छा 360, 460 लिख के को गलती नहीं हुई, गलती नहीं हुई। और भाई वो हुई है, वो तो वही तो गलती हुई है, हमने उसको इग्नोर किया है फिलहाल। ठीक है, हाँ भाई बेटा सुनो, सीएल की बिल्डिंग गलती से 460 पे ले ली थी, हालांकि वो बनती थी 360। तो मैं गलती वाली बात को कह रहा हूं, मत अज्यूम करो गलती नहीं हुई, अभी गलती भी कराता हूं। ठीक है जी, पहले ओरिजिनल तो कर लें, फिर रॉन्ग भी देख लेंगे। ओरिजिनल पहले करते हैं, रॉन्ग पहले करते हैं? आदत क्या है? ओरिजिनल पहले करते हैं ना, तो ओरिजिनल पहले कर रहा हूं मैं। ठीक है जी, तो कितना आया जी? सरप्लस। ओ यहीं से तो गेम ऑन हुई है। उन्होंने जो काम गलती में किया है उस वजह से तो उल्टा सरप्लस आ गया। खैर चलो, हमें क्या गलती तो हुई नहीं, गलती तो हुई नहीं जी। बोले रीवैल्यूएशन लॉस, बैलेंसिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। यार अब ये तो कोई बात नहीं है जो पूछी जाए, मर्जी कर लो। यहाँ पे तुम स्माइली बना दो, वर्किंग है। मैं हमेशा लॉस लिखता हूँ जब लॉस आए। इल्जाम मत लगाओ, इल्जाम लगा रहे हो तुम, ऐसे नहीं। अब ऐसे कैसे? आ गया। अब बड़ा दूर है, ये तो बहुत पुरानी बात है। उन्हें खुलने तो इनकार करता है, ये तुम्हारे साथ मिला हुआ है। इसमें सरप्लस है, ये नहीं निकालना भाई के सामने। वो मतलब सरप्लस है तो सरप्लस लिखा है, ये वो बात हो रही है। ये भी सरप्लस है तो है। अच्छा ये भी दिखाते चलें, रीवैल्यू सरप्लस आया है तो सरप्लस लिखा है। अच्छा ये तो होता है, सरप्लस आया है तो सरप्लस लिखा है। या अल्लाह को लॉस भी लग जाए। लॉस आया तो हमने लॉस लिखा था, दाम लगा दिया तुमने, जाती किया तुमने। अच्छा जी चलें, ये भाई को याद कराना था भाई, वरना को हमारा मुकाबला थोड़ा ही है। तो मेरा छोटा सा चुन्ना सा भाई है, टेस्ट कितने गया? ये रहा। अच्छा जी, बिछड़ गया था मेरे से कुंभ के मेले में। लोगों ने कुंभ दा मेला कि मैं सुनिया सी, कुंभ दा मेला की हुंदा? वाह रे वाह शहजादे। चल भाई मौज ही बड़ी होती शाम वाली क्लास में, जितना हो गया ठीक है। एक्स्ट्रा जो है गपशप लगाई, हेलो हाय की, और चाय पीनी है? बुलाओ यार साकिब को। अच्छा जी, पता नहीं उन्होंने को इन्ना दूध भी होता है कि नहीं। आप लोग ज्यादा हैं और उनको कोई कमी। बुलाओ यार उसको जरा चेक कर ले। अच्छा ही सुने, नहीं तो अद्धी प्याली बनवा देना प्लीज। रीवैल्यूएशन लॉस आ गया। उसके बाद जी फिर अच्छा, अब इससे ना यहाँ से आगे जंप ना लगाओ, मेरा मशवरा है। क्यों? क्योंकि उसने इस दिन ना गलती की थी, तो उसकी फिर अगले साल की डेप्शन और होगी, हमारी और होगी फिर अगले साल। तो इसलिए अब इससे आगे जंप ना करो, क्योंकि मैंने ओरिजिनल रॉन्ग देखना तो है ना, जब गलती करानी है तो फिलहाल तो नहीं है गलती। अच्छा उसके बाद जी 30 जून 18 आया होगा, और अब हम करेंगे इसको डेप्रीशिएट। अब डेप्रीसिएशन ऑफ 1 ईयर होगी, लेकिन इधर देखो ये मैंने कितने साल पे किया था? 10 साल पे, और यहाँ पर डेप्रीसिएशन लेंगे 8 साल पे। डेप्रीशिएट ओवर 8 ईयर्स, बस इतना लिख लेना। वर्किंग है, अब कौन लिखता रहे 360 और 40 डिवाइड, बस कैलकुलेटर पे करो, वर्किंग है, टाइम बचाओ। ठीक है जी, 45 और +5
जी जंप नहीं क्यों लगाया, मैंने बताया, तुम उस वक्त आंख लग गई थी तुम्हारी लगी पहुंच गए थे तुम। ये मसला आखिरी महीने में होता है, किताब पे आंखें होती हैं और दिमाग कहीं और होता है। यही है वो मसला जो गड़बड़ करेगा। 3 घंटे बाद 2 सफ़े पढ़े होंगे, लॉ यार पढ़ा ही नहीं जा रहा, पढ़ा कहाँ नहीं जा रहा, दिमाग तुम्हारा इधर है। ये मसला नहीं होना चाहिए बेटा। मैंने कहा 17 के एंड पे उससे गलती हो गई है, अब 18 में उसने उस गलत अमाउंट को डेप्रिशिएट करना है, तो ये भी तो गलती होगी ना। तो हम वो गलत ऑप्शन नहीं निकालेंगे और सही वाली अपनी नहीं बताएंगे, इम्पैक्ट नहीं निकालना होगा। ठीक है, ओके जी बच्चों, जाग गया मेरा वीर, चल शाबाश जी। बुक वैल्यू 30 जून 18 पर कितनी, 315, 35 नेगेटिव। ज़रा ऊपर जाएं भाई आप, ऐसे ही आप ज़रा आउट हो रहे हैं ज़रा। अच्छा जी, उसके बाद ये ज़रा क्लियरली लिखें क्योंकि यही एज इट इज़ यूज़ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लें जी, फिर 19 आएगा, आन दो 19 के एंड पे रिवैल्यूएशन है, तो आन दो फिर 30 जून 19, एक लाइन खाली छोड़ दी, नहीं पहले डेप्रीशिएट करें। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है तो वही 8 ईयर्स यूज होना है। ये मैंने 8 ईयर क्यों यूज किया पता है ना, 2 साल गुजर चुके हैं, पता लग रहा है ना ये। अच्छा जी, तो डेप्रीसिएशन कितनी जी, वही 45 और वही +5, लेकिन मजबूरी ये थी कि वो गलती उनसे इधर भी हुई होगी तो हमने हर साल का इम्पैक्ट अलग लेना था, वरना यहाँ भी जंप लगा रहे थे स्ट्रेट लाइन की वजह से। तो 30 जून 2019 पर बुक वैल्यू कितनी आ गई, 270 और 30 नेगेटिव। ठीक है, समझ आ रही है। अब हमने दोबारा इसको किया रीवैल्यू, तो एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखी जी। अब ये गलती उन्होंने कोई नहीं की, तो हमें अब इस बात पता लग गया ना सही वाला काम ही कर रहे हैं। तो कितने गया, रीवैल्यूड एट 320, रीवैल्यूड एट तो रीवैल्यूड अमाउंट है जी 320, तो 50 का सरप्लस आ गया। अच्छा इधर देखो भाई, हमने पहली बार ये सरप्लस नहीं लिखा, जब सरप्लस आया तभी लिखा, सबूत है। और यार तो कभी इंसान तकाज़ा बशरियत कहीं लिखा भी रह गया होगा, वो फिर यहाँ पे दिखाना है। हो सकता है आपने गलत लिखा हो, बट पॉसिबल। ठीक है जी जी, नहीं रिवैल्यूएशन लॉस जब हो तो लॉस ही लिखना है। अच्छा शुक्र है अभी आप मेरे पास ही हो तो ये गलती पकड़ेगी, वरना कल कल किसी और को जाके कहते सरप्लस भी आए तो सर लॉस ही लिखते हैं। अच्छा 30 तो ये लिखने ही लगा था, भाई की बात की सोच चल रही थी मेरी कि बता रहा है जाके मेरे किसी उस्ताद को बता रहा है, मेरा उस्ताद सुन के क्या कहेगा कोई। अच्छा जी 20, ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्लोज। अच्छा बच्चों, एक मज़े की बात बताऊँ आपको, यार ये तो कोई बात ना हुई फिर है बता दूँ, नहीं मज़े की बात ये है कि जब जो बैलेंस शीट आपसे रिक्वायर की गई है ना, उसमें पीपीई में 320 और इक्विटी में रिवन सरप्लस में 20 लिखने बैलेंस शीट खत्म हो गई। अब आप लगाएं जोर बैठ के, रॉन्ग करेंगे, रॉन्ग को करेंगे जब वो सही होगा तो यहीं पर ही पहुंचाना है ना। अब पहले मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ, फिर वो गलती तो नोट में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई और क्या क्या हुआ। तो सारा जो जंग अजीम 5 थी ना, वो नोट के अंदर थी, यहाँ पे कोई नहीं थी। ठीक है, अभी देख, हाँ वो नोट नहीं बनाना था उस वक्त ये सोया हुआ था जी। ये देखो मैंने लिखा करेक्शन जी। बेटा देखते हैं ना, नोट अभी दूर है। प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट मांगी है उसने, नोट पे पहुंचे हैं अभी। अभी बैलेंस शीट, नाम बताओ, कोबरा,
मैंने नाम ऐसा लिखा था कि डर जाएं। बेटा चुप करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट में उसने किधर गया, सीएल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मांगी है, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पूरा लिखना पर्चे में। और किस साल की मांगी है, 30 जून 19 की मांगी है, ठीक है। लेकिन भाई साहब ये एक्सट्रैक्ट्स हैं, एक्सट्रैक्ट्स, बल्कि इसको इधर नीचे ही लिख लो। अब क्या हो सकता है, इधर एक्सट्रैक्ट्स भी तो लिखने थे मैंने, एक्सट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं, पूरी बैलेंस शीट तो ना बन सकती है, ना हम बना रहे हैं, ठीक है। फॉर द एज ऑन 30 जून 2019 जी। अब बच्चों इधर देखो, 30 जून 2019, 30 जून 2018 और 30 जून 2017 भी आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट कितने साल की बनाते हैं, 3 साल की, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो, नॉन करंट एसेट्स में एनसीए लिख दूं। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, बाकी पता नहीं कितने, हमें क्या पता, बिल्डिंग ही है ना, तो मैं उसी को पीपीई कह रहा हूं। और इधर देखो 30 जून 17 पर 360 होना था, 30 जून 18 पर 315 होना था, और 30 जून 19 पर 320 होना था। यानी जब आपने सारी गलतियां सही कर लेनी हैं तो बैलेंसेस यही होने चाहिए ना। तो ये लिख लो, ये लिख लो। एक शॉर्टकट एमसीक्यू में बताया था कि बैलेंस शीट अगर आप रीवैल्यूएशन का सवाल कर रहे हैं और बैलेंस शीट की फिगर बतानी है, तो क्लोजिंग बुक वैल्यू उठा के बैलेंस शीट में लिख दो, वही आनी है, चाहे 1000 दफ़ा एंट्रीज करके वहां तक पहुंचो, ठीक है। और गलतियां सही करके भी यहीं पे लाना था ना, तो मैं बैलेंस शीट बना सकता था। करेक्शन ऑफ एरर का नोट जर्नल एंट्रीज करके समझाऊंगा, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग सब करेंगे, लेकिन ओरिजिनल जो हमने करना था, रॉन्ग जो उन्होंने किया, जब रेक्टिफाइंग करेंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो यहीं पे पहुंचाना है ना। ये सही है कि नहीं है, और बोलो, जो सही है वही नजर आना चाहिए ना। तो जब सारी करेक्शन कर लेंगे तो सही यही फिगर आनी है, तो बस सही फिगर उठाकर लिखो। हाँ सिंपल सी बात है, यही तो कैश था इसके अंदर। तो वर्किंग नंबर 1 से आपने 320 उठाया, 315 उठाया और 360 उठाया। ये लो जी, रिक्वायरमेंट हो गई पूरी। लेकिन यहाँ पे रीस्टेटेड है। अब ये नोट में बताओगे कि क्या गलती हुई है, और वो जाहिर है सारा कुछ करना पड़ेगा उस नोट के लिए, तो सारी वर्किंग्स, अभी सारी एंट्रीज वगैरह करनी है हमने। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि इधर जान छूटती थी। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, इक्विटी में भी एक चीज आती है, और वो है रीवैल्यूएशन सरप्लस। रिटेन्ड अर्निंग्स तो मुझे गिवन नहीं ना है, ठीक है। तो कितना ओपनिंग होगा, कितना प्रॉफिट आया होगा, जिसमें से आपने वो ट्रांसफर वाला माइनस प्लस करके क्लोजिंग बताना है। यहां तो क्लोजिंग नहीं आना है ना चंदा, ठीक है। तो माजरत के साथ रिटेन्ड अर्निंग्स में नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे रिटेन्ड अर्निंग्स सवाल में गिवन नहीं है। उसके अंदर जो इंपैक्ट है वो नोट में बताऊंगा इंशाल्लाह, कि कितनी बढ़ी या कम हुई, वहां इंक्रीज डिक्रीज होता है। लेकिन यहां एज ऑन क्लोजिंग बैलेंस आता है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी यहां पे नहीं आनी थी, जस्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस आना था। और मजे की बात, वो 17 में कितना था, 0। 18 में कितना था, क्योंकि असल में तो लॉस आया था, और 19 में कितना है, 20, ठीक है। तो ये गलतियां अभी देखो आगे, आप रेक्टिफाइंग एंट्री देखोगे ना, तो मैं आपको वहां बताऊंगा भी सही कि उन्होंने गलती से 40 का लॉस बुक किया हुआ है, ऐसे ही है ना, जबकि इस दिन कुछ भी नहीं था बेसिकली, सॉरी लॉस है, हमने बुक किया। अच्छा उन्होंने क्या किया वो भी बताया नहीं। उन्होंने गलती से इस दिन कोई गेन बुक किया होगा, जब हम करेक्शन करेंगे ना तो वो गेन रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स सरप्लस रिवर्स हो जाएगा, और वहां पे क्या बच जाएगा, 0। तो वही 0 में लिखने लगा हूं, ये आपको समझा। असल में ये कैच था, ठीक है जी। क्या था, कैच, 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 कोई बात नहीं, होता रहता है ये। इसीलिए ये एक धचका लगाया गया आपको, कोई नहीं, अल्लाह से मांगते रहो। ऐसा सवाल इंशाल्लाह आएगा नहीं, जैसा आपने किया वैसा ही आएगा वैसा। लेकिन आप तो ये भी कर लिया है ना। लेकिन ये है कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए हमें। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बस हम ही सब कुछ हैं, हम कुछ भी नहीं है,
ठीक है, हम कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, अल्लाह सब कुछ है, सब कुछ अल्लाह का है, तो फिर हम क्यों ऐसे फ़ख्र करें। 9 नंबर के सवाल ने घुमा के रख दिया, ये औकात है हमारी, मेरी और आपकी। ठीक है, चलें जी, लें जी, रिक्वायरमेंट ये हो गई पूरी। इसके बाद नोट बनेगा, जिसके लिए मैं वैसे ही लिखूंगा, दोबारा अंग्रेजियां मारूंगा, कोबरा लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। वैसे भी करेक्शन ऑफ एरर नोट के अंदर, नोट में करंट ईयर प्रेजेंट ही नहीं करते, तो टेंशन ही कोई नहीं थी। ठीक है ना, ओके। और दूसरी बात, इस सवाल में वाहिद वो सवाल है जिसमें करंट ईयर में गलती हुई भी नहीं थी कि हम फिगर्स को सही करते, और वैसे ही मैंने जिस अप्रोच में सवाल कराया तो वैसे ही ऐसे हो जाता है सवाल, ऐसे। सर हमें कैसे पता लगना था, आपको क्लास में करवाया जाता है और वो करवा दिया गया है। ठीक है, असल में ना IS 8 इन्होंने कहा टर्म टेस्ट 2 लें, IS 8 में तो हमने वो ऑरेंज वाला सवाल जैसा सवाल भी कर लिया था, कुछ छोड़ा ही नहीं था, तो मैंने कहा फिर कुछ तो नया होना चाहिए। नोट का वो नंबर ही बता दो, 9। एरर करेक्शन नोट, करेक्शन ऑफ एरर नोट भी लिख सकते हैं, एरर करेक्शन नोट, यही है बस रेलेवेंट नोट। अच्छा, अब इसके अंदर पहले अंग्रेजियां मारेंगे, फिर आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, वो 19 नहीं आना, सिर्फ 18 आना है। एरर है ना, एरर, तो 2 साल की इनकम स्टेटमेंट बनती है, 2 साल की इनकम स्टेटमेंट बनती है इस टॉपिक में, लेकिन नोट के अंदर अगर पॉलिसी चेंज हो तो 2 साल इनकम स्टेटमेंट का, और अगर एरर हो तो 1 साल, याद है। फिर इस टॉपिक में 3 साल की बैलेंस शीट बनती है, लेकिन नोट के अंदर अगर पॉलिसी चेंज है तो फिर उन आइटम्स को 3 साल पे दिखाना है, और अगर पॉलिसी चेंज नहीं है, एरर है, तो करंट ईयर नहीं दिखाना है। इसका मतलब हमारे नोट के अंदर 18 आइटम्स अफेक्टिंग इनकम स्टेटमेंट में 18 आना था, और बैलेंस शीट में 18 और 17 आना था, 19 वैसे ही नहीं आना था। ठीक है, वी विल बना द नोट्स, but first of all we will have to check what is the wrong. Now this is the correct treatment. क्या ऐसा, बहुत बुरा सर। अच्छा जी, अब यहां पे हम वरॉन्ग करने लगे हैं। वरॉन्ग को मैं ग्रीन से कर रहा हूं ताकि रेड से निशान लगे, और कुछ नहीं। ठीक है, वरना वरॉन्ग तो रेड से होना चाहिए था। ये ऐसे ही हुआ था उनसे भी, वो एक्सेल की शीट पे गड़बड़ हुई थी, ऐसे ही हुई थी ना, ऐसे कुछ हुआ और 460 जी वरॉन्ग। सर ये GW जो है ना, अच्छा नहीं लग रहा, कमज़ोर सा लग रहा है, ऐसे जैसे इसके विटामिन की कमी होती है। चलो जी, अच्छा बच्चों, अब थोड़ी देर के लिए ना मैं इसको छुपा देता हूं, फिर हम इसको सामने कर लेंगे ताकि वो कैलकुलेशन में आपको आसानी रहे। ठीक है ना, इसको हम नहीं देख रहे, ओके। चलो, हाँ जी, पहला काम तो सब सेम था ना, और बोलो, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ सेम है। यहां पे मुझे सिर्फ मसला है, तो मैंने ये फिगर्स लिखनी है PPE की, फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस की, और प्रॉफिट एंड, खैर से उनका प्रॉफिट एंड लॉस वाला चक्कर ही कोई नहीं आया था, उन्होंने पहले साल ही सरप्लस कर लिया, लेकिन चलें, अब मैं कॉलम तो बनाऊंगा ही ना। ठीक है, चलो भाई, अब वर्किंग यहां से शुरू हो रही है, बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और अब हम गलतियां करेंगे उन वाली। ठीक है, पहले तो एसिड खरीदा, उन्होंने कोई गलती नहीं बताई, कितनी थी कॉस्ट, 500। फिर 2 साल इसको देखो, ये ऐसे चलना है, ऐसे प्लीज। अब इसको ना इसका ना ये हल करना पड़ेगा, आप वहीं पे ना देख रहे हैं, ये कैलकुलेशन आपने दोबारा करनी है सारी, ओके। चलो जी, शुरू हो जाओ। अब कॉस्ट 500 है, 30 जून 17 पे जंप करके आओ, जब गलती हो रही है पहले उस दिन पे तो पहुंचो। 2 साल की डेप्शन वो तो सेम होनी थी, लेकिन अभी सेम कहां, सेम कुछ भी नहीं है, सेम कुछ भी नहीं है जी। बोलो, 100 रुपए की डेप्शन आ गई 2 साल की, ओके। बुक वैल्यू 400 जी। नेक्स्ट, अब उन्होंने गलती से यहां पर 460 लिख दिया, क्या ख्याल है, तो उनका क्या आ गया,
रिवैल्यूएशन सरप्लस 60 का। अपने वालों बड़े खुश हो गए। दुख तो बेटा वैसे भी मुझे और आपको हुआ है, उन्होंने तो खुश ही होना था, गलती तो हमसे ही कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब उन्होंने अब इसको डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब एक तो फर्क यहीं पर ही आ गया होगा, हमारा यहाँ पे लॉस था, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। ठीक है, उनका यहाँ सरप्लस है। फिर आगे डेप्शन की हर साल की गलती है। तो आसान है सवाल, मुश्किल नहीं है सवाल। अभी ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मेरा दिल तो कर रहा है पहले ओरिजिनल कर लें, चलो खैर अब बाद में करेंगे, फिर मैं इसको पहले छुपा के फिर ओरिजिनल कराऊंगा। ओके जी, आगे चलो भाई। 460 को अब 8 ईयर्स पे जाहिर है अब एक रीवैल्यूड अमाउंट गलत होगी, बाकी सारी चीजें तो खुद से गलत नहीं ना अज्यूम कर लोगे, जो गलती है वही अज्यूम करनी है जो उन्होंने बताई है। ठीक है, तो 460 को अब उन्होंने डेप्शिएट करना शुरू कर दिया। बोलो 58 कर दूं, राउंड कर दिया जी, और इधर 8। ये पहले कितनी डेप्रिसिएशन थी? 50 थी ना, अब 58 हुई। बिल्कुल सही है, राउंड करके भी सही है, मैंने कहा जरा चेक कर जी। 402, शुक्र है आपका अपना नंबर नहीं आया। 420 जी, 52 आ गया। फिर इन्होंने दोबारा डेप्शिएट किया, 58, फिर 8, फिर जी 344। साकिब आप भी देख रहे हैं सोल्यूशन? साकिब देख रहे हैं, गुड। साकिब भी इंतजार कर रहे थे सोल्यूशन का जी। बोले 344 और 44। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई साकिब, कर डालो अब ये चेक। जहां जहां नंबर मिल सके जरूर देना इनको, जहां किसी ने कोई भी कोशिश की हुई है, कोई फिगर निकाली हुई है। लेकिन ये देखो यार, 1 मिनट में बैलेंस शीट बन जानी थी। वर्किंग सही किया, मार्क्स मिल जाएंगे कुछ ना कुछ, देख दो 5-5 ऐसे ही 5-5 जी। हाँ भाई, फिर अब भाई ये नहीं कहना कि अब फिर उन्होंने रीवैल्यूड अमाउंट गलत ली होगी, लेकिन बहरहाल आंसर तो पिछला गलत आना ही है। कितनी रीवैल्यूड अमाउंट थी सवाल में गिवन? 360 बेटा। अच्छा सॉरी, वो सॉरी इधर नजर 320, वो तो मैंने छुपाया हुआ है ना, वहां से तो मैं कुछ देख ही नहीं रहा। ठीक है जी, बोलो 320। हाँ जी, 24 का लॉस आ गया, तो इस लॉस ने ये इसकी तो वक़्त ही कोई नहीं थी, यहीं पे ही खाया पिया गया। ठीक है, अपने अल्लों इन्हों ने अभी भी खुश बैठे हैं। अच्छा, अब अगर गलत बैलेंस शीट बनी होगी ना, इधर देखो, तो गलत बैलेंस शीट के अंदर 30 जून 17 पर ये भी नजर आया होगा और ये भी नजर आया होगा। फिर 30 जून 18 पर ये भी नजर आया होगा, ये भी नजर आया होगा। फिर 30 जून 19 पर अभी कुछ आया ही नहीं था, वो फिर हमने पहले ही सही कर लिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, देखो मेरी 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 बात समझो, मैं ये गलत बैलेंसेस पहले लिखूं, फिर सारा कुछ करके मैंने पहुंचना तो सही बैलेंस पे ही है, तो मैं वो सही क्यों ना लिख दूं जब दोनों ही मुझे अवेलेबल हो गए। ये मैंने छोटा सा शॉर्टकट लगाया है। चलो जी, इसको जरा भी छोड़ो, अब मसले की तरफ चलते हैं। ठीक है, मिटा दूं, मतलब शो कर दूं, मिटा दूं। लो भाई, गलती को अब हम पकड़ रहे हैं जी, इसको रहने दे, गलती को पकड़ेंगे। उसको मैं ग्रीन कलर, लाल नहीं, वो नजर ही नहीं आता असल में जी। गलती शुरू हुई है यहां से, ऐसा ही है, यहां से मामला कुछ इस तरह से चला है कि रीवैल्यूएशन हुई, थोड़ा गुस्सा बढ़ाओ, रीवैल्यूएशन हुई और हमने एक लॉस बुक किया, उन्होंने एक गेन बुक कर लिया। फिर इसी गलती की वजह से देखो इस स्टेप में हमारी डेप्रीसिएशन और उनकी डेप्रीसिएशन, और 30 जून 19 पे भी हमारी डेप्रीसिएशन और उनकी डेप्रीसिएशन, और यहां पर भी। लेकिन यहां पर मैं सही करने की तरफ जाता ही नहीं हूं, मतलब मैं 19 की ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग क्यों पास करूं, मैं 19 को सही वाला ही ले गया हूं, गलती अज्यूम नहीं कर रहा। ठीक है ना, अब ये थोड़ा सा मामला है जी। ठीक है, तो 19 की गलती तो ये भी बन रही है, ये वाली, क्या ख्याल है? लेकिन इसमें मसला सिर्फ इतना सा होता, अगर 30 जून 19 की डेप्रीसिएशन हमने कैलकुलेट ना की होती, उन्होंने कर ली होती और ड्राफ्ट बन गया होता। ठीक है, तो फिर मैं सही किसको करने का अब सोचूंगा, सिर्फ 17 और 18 को, 19 को इग्नोर कर देता हूँ ना।
ये तो हमें पता लग गया ना, तो फिर हम 19 में क्यों इस तरह से करें, और फिर क्यों इस तरह से करें, हम यहीं पर ही सही करके आगे सही वाला काम ही करेंगे ना। इसलिए इसको मैं करने लगा हूं इग्नोर। ठीक है, ओके। अगर आपका दिल करेगा तो फिर कोई वर्किंग करके इसको फिर दोनों तरफ से पहले करके फिर सही करना है, वो करना है तो कर लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होना वैसे। ठीक है, अब ये है 2017 और 18 का मामला। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके साथ बिल्कुल उसी तरह से एंट्रीज़ को शेयर करूँ जिस तरह से हमने किया था ये। ठीक है, पहले 17 को लेते हैं। ठीक है, मसला सिर्फ ये होगा कि हम बाकी सवालों में यूं करते थे कि बस ओरिजिनल साइड पे करके लिखी, रॉन्ग भी लिखी और रेक्टिफाइंग कर दी, बाकी सारी उस तरह से चलती जाती थी। यहाँ पे थोड़ा सा हमें हर एक को देखकर चलना पड़ेगा। तो हर साल के लिए मैं पहले ओरिजिनल, फिर रॉन्ग, फिर रेक्टिफाइंग करूँगा, फिर ओरिजिनल रॉन्ग को अगर आप कहेंगे तो मिटा दूंगा, नहीं कहेंगे तो लिखा रहेगा, लेकिन हाईलाइट सिर्फ रेक्टिफाइंग को करेंगे क्योंकि हमने रेक्टिफिकेशन करनी है, करेक्शन करनी है। समझ आ रही है? मुझे तो लगता है यही सवाल ही होना है। चलो हो जाए, बड़ा अहम सवाल है, मैं चाह भी रहा था कि ये सवाल आराम आराम से हो। ठीक है, अब सबसे पहले ओरिजिनल एंट्री में करता हूँ जो होना चाहिए था। 2017 की बात हो रही है। ठीक है, 2017 में क्या होना चाहिए था? 2017 में क्या होना चाहिए था, यहाँ से देखकर मुझे बताओ 2017 में क्या होना चाहिए था? 2017 में देखो जो गलती है ना सिर्फ उसको देखो। 2017 की बुक वैल्यू तक दोनों ठीक आए, इसलिए डेप्रिसिएशन को 17 में मत छेड़ो। बाकी जो सही है वो तो सही है ना, यहां तक तो सब सेम है, गलती तो यहां से शुरू हो रही है। ठीक है, अब होना क्या चाहिए था? पीएनएल डेबिट, पीपीई क्रेडिट। इजाजत है ये लिखने की? ओरिजिनल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस, भाई कहते हैं रिवैल्यूएशन लॉस भी लिख देते हैं जी, रिवैल्यूएशन लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे कर लें। ओके, रिवैल्यूएशन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट ये होना चाहिए था, और पीपीई क्रेडिट ये भी होना चाहिए था। बोलो 40 से। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? रॉन्ग हुआ क्या? अब हुआ ये पड़ा है पीपीई डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। तो उन्होंने पीपीई डेबिट करके रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में क्रेडिट की, और वहां से जाहिर सी बात है बैलेंस शीट में चला जाता है। ठीक है जी, 60 से। चल, अब हम पास करेंगे रेक्टिफाइंग जो हमारे काम की है। ठीक है, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट होना था 40 से, नहीं हुआ, कर दें रिवैल्यूएशन लॉस यानी प्रॉफिट एंड लॉस हो गया डेबिट 40 से। यहां से अब निकलेंगी नोट की फिगर्स। फिर पीपीई क्रेडिट होना था 40 से, क्रेडिट होना था 40 से, उल्टा क्रेडिट होने की बजाय डेबिट हो गया है। यानी एक तो जो क्रेडिट होना था नहीं हुआ वो 40 क्रेडिट करेंगे, दूसरा जो गलत डेबिट हो गया उसको सही करने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो पीपीई तो क्रेडिट हो गया 100 से। 100 बहुत लाइन के करीब चला गया, इसको जरा इधर लाएं जी। अब आगे बढ़े, देखें ये हो गया जी, डन। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई सरप्लस रिकॉर्ड करता है, चल रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई वाला ये डेबिट हो जाएगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि उन्होंने जो बैलेंस शीट बनाई होगी उसमें तो रीवैल्यू सरप्लस उनका आ रहा होगा इक्विटी में नजर, लेकिन जब मैंने ये गलती सही करनी है तो सरप्लस पड़ा है, डेबिट होके खत्म। तो जब डेबिट होके खत्म ही करना है, कितने की मेरी बैलेंस शीट, जब डेबिट करके खत्म ही करना है तो मैं यहां लिखूं ही क्यों? मैंने यहां पे लिखना था 60 गलत, सवाल वाला गलत, फिर मैंने रेक्टिफिकेशन करनी थी -60, डेबिट जो भी किया है यहां पे क्या हो जाना था 0, वही लिखा हुआ। बस यहां पे उनको कह दिया है कि जरा वर्किंग वन देख लें मिस्टर एग्जामिनर, और ठीक है ना, ये कह रहा था मैं। ऐसे ही पीपीई का मामला भी होना है। पीपीई सवाल के अंदर लिखा क्या है, उन्होंने 460 लिखा होना है, यानी उनकी बैलेंस शीट में, यार एक तो बैलेंस शीट इधर नहीं है, 460 इनकी बैलेंस शीट, चल ये पढ़िए यार 460 होना था, गलत ब्रैकेट में लिख लिया। अब हमने क्या सही किया, इसको 100 से कम कर लिया,
क्रेडिट। जब 100 से कम किया तो कितना आना था? तो वही लिखा हुआ है मैंने, और क्या किया हुआ है। ये मैं कह रहा था कि शॉर्टकट है। जब सही वाला फिगर सामने आ गए हैं तो गलती सही करके यही निकलनी है ना, तो डायरेक्ट लिखो जान छुड़ाओ, गो एंड किल द वेव्स। पर नहीं, हम तो गलत लेकर सही करेंगे। वो भी करके बच्चे यहाँ पे पहुंच ही गए होंगे नतीजे पे, जिन्होंने वर्किंग सही की है वो इस नतीजे पे भी पहुंच गए होंगे, लेकिन टाइम ज़ाया किया। उन्होंने निकल के कहा होगा नंबर ज़्यादा, नंबर कम थे, काम ज़्यादा था, क्योंकि वो खुद काम ज़्यादा करते रहे। बहरहाल हो सकता था ऐसे भी, बट मैंने आपको एक नया रास्ता भी बता दिया। तो हो सकता है या नहीं हो सकता? लेकिन एक मसला ये भी था ना, ये बातें तो सारी वर्किंग करने के बाद पता लग रही हैं। ठीक है, आपको पिछले सालों की बैलेंस शीट गिवन है कि आप गलत वाले को उठा के यहाँ लिखें और फिर सही करें। तो वैसे भी आपको चाहिए था कि जब गलत फिगर दी नहीं हुई तो उनको पकड़ के सही करने की बजाय आप बस ठीक है जो सही वाली है उनको लिखें और काम चलाएं, और जो करेक्शन की है उसको नोट में लिख दें और ठीक है। चलो, ये तो हो गया जी 2017। अब आपस की बात है, ओपनिंग ये ओरिजिनल रॉन्ग को मैंने कुछ नहीं करना था, पता ही है आपको, कभी भी आज तक इनको कुछ नहीं किया था, ऐसा ही है ना। और ये है वो एंट्री जो मेरे काम की है, तो मैं फुल गुस्से में ले आता हूँ अपने ग्रीन हाइलाइटर को। इसको मैं इंशाल्लाह पोस्ट करूँगा अपने नोट में। बैलेंस शीट के अंदर तो मुझे अब ज़रूरत ही कोई नहीं है, बैलेंस शीट तो मैंने वैसे ही कर लिया। तो ये मेरी ग्रीन एंट्री है, रेलेवेंट, डन हो गया। अब वैसे समझ आ गया आप लोगों को, मना के टाइम ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि चलो एक साल और कर भी लेते हैं इसको, क्योंकि इसी साल में तो सर जी डेप्रिसिएशन वगैरह आनी है, ऐसे कैसे। अच्छा 2018, यार चाय की कोई खैर खबर नहीं आई, खुदा का नाम लो, तुम पूछने के लिए बैठे हुए अभी तक। अच्छा आ रही है, बात सुनो, पॉज करो जरा, पॉज करो जरा, चुप 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 जी। अगला सवाल नहीं, अगला साल जी बच्चों 18 में प्लीज होना क्या चाहिए था? डेप्रिसिएशन डेबिट डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और कुछ नहीं। इसकी एंट्री नहीं करते थे, याद है? हाँ, तो जो नहीं करते थे वो तो सही वाली बात तो नहीं, ओरिजिनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ओरिजिनल क्या है जी? बोलो बोलो बोलो, ओरिजिनल बोलो। तो डेप्रिसिएशन तो डेबिट कराओ पहले, पीपीई को क्रेडिट कर दें, डेबिट किसको करना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, पीपीई क्रेडिट 45। लो भाई, ये तो हो गया। और तो कुछ नहीं होना था ना ओरिजिनल, लेकिन रॉन्ग में उसने 2 एंट्रीज कर दी। थोड़ी सी जगह तंग पड़ रही, इसको ज़रा और स्मार्टली ना करें, थोड़ा सा इसको नज़दीक कर लें। हाँ भाई, रॉन्ग में क्या किया आपने? मैं चाह रहा हूँ मेरी रेक्टिफाइंग में बराबर ही रहे। रॉन्ग में क्या क्या किया? कहने लगा जी 58 की डेप्रिसिएशन को चार्ज किया, 8 के सरप्लस को भी ट्रांसफर किया। गलती सिर्फ मैंने एक बार की थी, बाद में कोई गलती नहीं की। वो ये कह रहा है सवाल वाला, गलती मैंने सिर्फ एक बार की थी, यहाँ 460 ले लिया था, उसके बाद मैंने सारे काम पूरे किए हुए हैं। कुछ ना करता अच्छा होता। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, पीपीई क्रेडिट कितने से कर दिया उसने? 58 से, यानी कि कुछ रिवर्स करना पड़ेगा, ऐसे ही है। और साथ ही एक और एंट्री भी हो रही है ट्रांसफर की, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 8 से। ठीक है, और हम माजरत खां हैं, इसको जरा सा नीचे लाना पड़ेगा, थोड़ी सी थां बनानी पड़ेगी। थां जगह झा, कुछ लोग झा जगह को कहते हैं, कुछ लोग झा को कहते हैं। लो भैया, सभी ज़बानें खूबसूरत हैं यार, इंसान को खूबसूरत होना चाहिए अखलाक के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये सबसे मुश्किल रास्ता है। खाली चलना इससे मुश्किल है, लेकिन इस पे अजर बहुत ज़्यादा है। जी बेटा, रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं। डेप्रीसिएशन डेबिट होनी थी 45 से, गलती से हो गई 58 से, तो सही कर लो। डेप्रिसिएशन को कम कर लूँ,
कम कर लूं? हाँ पहले हाँ ना तो करो, कितने से? 13 से। ठीक है, टाइम बड़ी जल्दी गुजर रहा है। फिर अच्छा ना, ये सवाल ना डिफरेंट था, तो मैं ये चाह रहा था कि ये हम करें और चाह रहा था कि नॉर्मल क्लास में ना करें। तो रिवीजन के अंदर ऐसी चीज़ें ही होती हैं। तो बेसिकली ये वहाँ डालने के वजह मैं कहा चलो टेस्ट में डालते हैं, ताकि पहले खप खुप लें तो फिर सीखेंगे बातें बैठ के। तो सारा कुछ पर्चे में बैठ के ना जो दिमाग लगाया होता है ना, वैसा दिमाग कहीं नहीं लगा होता। तो वो बात जिस तरह से आप समझेंगे वो बात ज़िंदगी में याद रह जाती है। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ ये सोचा था, यार ये सोचना चाहिए था। अच्छा, दिमाग को एक और सोचने का तरीका फिर मिलता है। और अगर पहली बार ये सवाल मैं करवा देता तो पता ही आपको, कॉपी पेस्ट में तो आप माहिर हो। साथ वाले से बातें करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, बन गया। 1 मिनट सर, ओके, घर जाके पढ़ेंगे, फिर बातें शुरू कर दी। 1 मिनट सर, तस्वीर, फिर ये काम चल रहा होता है, तो फ़ायदा कम होता है। आके चलें जी, पीपी को क्रेडिट करना था 45 से, कर दिया 58 से। तो यार इसको जरा ऊपर ले आए भाई, दूसरी एंट्री भी साथ ही हो जाए। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितने से? अच्छा, और पीपी को कितने से डेबिट? 13 से। ना तेरा ना मेरा जी। हाँ जी, कोई रहा ही नहीं भाई दुनिया में। लोग हर कोई समझता है मेरे जाने से निज़ाम दुनिया को रुकेगा। अच्छा चलता है। ओके, नेक्स्ट। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट हो गया है। हालांकि ऐसे सरप्लस होता तो ट्रांसफर होता। अब भाई साहब इधर देखो, रिटेन्ड अर्निंग्स को सही करते, अगर गलत होती तो बना वैसे नहीं सकते कि ओपनिंग प्रॉफिट दे तो हम खुद निकालें, और गलत दी होती तो सही करते। तो बैलेंस शीट में रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं लिख सकते कि कितनी हो गई, लेकिन नोट में जरूर बताएंगे रिटेन्ड अर्निंग्स को सही करते हुए कि इतने से कम करो या इतने से ज्यादा करो। वो करेंगे इंशाल्लाह। ओके चलो जी, बताइए रेक्टिफाइंग एंट्री में इसको उल्टा दो, रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करो, बढ़ गई है गलती से, और रियल सरप्लस को पता नहीं बढ़ा रहे हैं। सरप्लस तो है नहीं, बढ़ा कैसे रहे हैं पता नहीं। ठीक है, तो रिवेन सरप्लस क्रेडिट जी, एंट्री रिवर्स करनी है बस, वो खुद ब खुद ही काम हो जाएगा। हम तो वैसे ही सारा काम कर चुके हुए हैं जी। तो ग्रीन हाईलाइटर इज अगेन आउट, और गुस्से में लग रहा है काफ़ी, और ये कह रहा है बस मेरे काम की तो एंट्री ये है, पता नहीं क्या हो गया इसको जी। लो भाई, बस इतनी सी ज़रूरत है मेरी। उसके बाद अब 19 को ना आप यहाँ पर लिख कर, चाहे अपने पास चाहे लिख कर, उसके बाद कर दें कि जी 19 में कोई गलती हुई नहीं, इसलिए हमने उसमें कोई एंट्री भी पास नहीं करनी। ठीक है, तो ये जी, अब ऊपर वाले को मैं छुपा भी दूँ तो मेरे काम की सिर्फ ये चीज़ है। तो असल में ना ये काम करते थे सिर्फ हम सवालों में, ओरिजिनल रॉन्ग लिखा साइड पे खब्बे पासे, और फिर रेक्टिफाइंग लिखी और चल भाई। तो काम वही हुआ, बस थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ी। ठीक है, लेकिन ये समझाते हुए टाइम ज़्यादा लगता है, वरना इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। वर्किंग कर ली तो मेरे ख्याल में कोई आधे को नंबर इस सवाल में से भी आ ही गए होंगे बच्चों को, अगर टाइम लग गया इस पर तो। अच्छा जी, चले जी, अब रेक्टिफाइंग एंट्रीज तो पास करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं नहीं बना रहा, बैलेंस शीट मैंने बना ली है। अब तो सिर्फ नोट की ज़रूरत है। तो नोट बनाने के लिए इन एंट्रीज को देख लूँगा मैं, कौन सी चीज़ बढ़ी, कौन सी चीज़ कम हुई, कौन सी चीज़ कितनी बढ़ी। इनकम स्टेटमेंट का आइटम देखते हुए फॉर द ईयर 17 में सिर्फ 17 को, 18 में सिर्फ 18 को, बैलेंस शीट बनाते हुए 17 में सिर्फ 17 को, क्योंकि पहले कुछ 16 है नहीं, 18 में देखेंगे 17 को भी और 18 को भी। नोट भी ऐसे बनना था, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब ज़रा मुझे अंग्रेज़ी जो है ना वो आप लिखवा दें। ये पहले वाला पैरा था इतना सा, ड्यूरिंग द ईयर इंस्टेड ऑफ इतने मिलियन, तो ये मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ। अब देखो भाई, ड्यूरिंग द ईयर इट वॉज डिस्कवर्ड, तुम हो गए दैट। अच्छा जी, ठीक है, और यहां तक लिख लो, इंस्टेड ऑफ, इस तरह करके लिखना, इंस्टेड ऑफ, ये बता दो ना कहाँ तक काफ़ी है, इंस्टेड ऑफ 360 मिलियंस। ठीक है जी, बस वो पूरी लाइन बीच में लिख लेना, डॉट डॉट का मतलब पर्चे में ना डॉट डालाना, लिखना। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ, ठीक है,
द इफेक्ट ऑफ करेक्शन, अब ये एरर था ना, तो हम बता रहे हैं नोट के अंदर कि ये एरर हुआ था, फिर करेक्शन तो हमने कर दिया है, तो उसका इफेक्ट बताना है। द इफेक्ट ऑफ करेक्शन, दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ओके, दिस इज द करेक्शन ऑफ एरर। सो इफेक्ट बताएंगे करेक्शन का, द इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑन रेलेवेंट, इसको भी ऊपर ले जाएं, ओह ये तो मिट रहा है, हो हाय, चलना जानी चलना। अब मजा आए, यहां पे वो लिखे ही ना कुछ। लो भाई, द इफेक्ट ऑफ, दरअसल मैंने कहा नीचे जरा नोट फिर पूरा हो जाए ताकि आपकी पिक्चर में आ जाए, क्योंकि आप नोट अक्सर नहीं कर रहे, 7 बातों वाले बैठे हैं ना। द इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पर्चे में पूरा लिखना, इज एज, तुमने अब जो है ना माल्टे, अगर तुमने मेरे से कोई सवाल किया ना फिर देखना कोई जवाब नहीं मिलेगा तुम्हें। मिठे आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। बच्चों इधर देखो, याद करो, अगर याद है तो 19 के साल में खड़े हैं, अगर पॉलिसी चेंज होता तो इनकम स्टेटमेंट 19 और 18, बैलेंस शीट 19, 18, 17। अगर एरर करेक्शन नोट है तो 19 को प्रेजेंट करते ही नहीं थे। वैसे तो आज हमने करेक्शन भी कोई नहीं की खैर से, क्योंकि वो फाइनेंशियल बनी नहीं हुई थी कि हम उन्हें सही करते, हमने सही वाला ही लिख लिया होगा पे, ठीक है ना, ड्यूरिंग 19 ही पता लग गया था हमें, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर होता भी, सही किया भी होता, ऊपर ड्राफ्ट बनना होता, तब भी यहाँ पे नोट के अंदर हमने 19 को शो नहीं करना था, एवं ही जी गलत करेगा ना, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप डिस्क्लोज कर रहे हो, तो 30 जून 18, ठीक है। और एक्स्ट्रा काम ये मुनासिब नहीं है, डिस्क्लोजर नहीं देना और आपने दिया, फर्क बताओ ना। नहीं वैसे क्यों आप लिख के आओगे बाय द वे, मतलब इतनी पक्की बात याद कराई हुई हो, आपने एरर करेक्शन की या नहीं की ये अलग बहस है, नोट में कभी भी नहीं लिखना उसको, ये पक्की बात है। पॉलिसी चेंज होगी तो करंट ईयर नोट में शो करना है। भाई मैंने आपको बताया था IAS 8 में, पहली बात IAS 8 का रूल, इनकम स्टेटमेंट 2 साल की, बैलेंस शीट 3 साल की, चेंज इन इक्विटी 2 साल की साइड पे, नोट इनकम स्टेटमेंट 2 साल की, बैलेंस शीट 3 साल की, लेकिन कब, जब पॉलिसी चेंज है, जब एरर करेक्शन है तो नोट में करंट ईयर प्रेजेंट नहीं करते, ये मैंने बोला था, ठीक है। तो ये याद रखो ना, ये याद रखो, मैंने नोट भी इकट्ठे किए हुए हैं तो मैंने वो खोल लेना, अब टाइम कम है, ठीक है। अच्छा जी, अब इन्हीं एंट्रीज को देखकर मुझे बताओ कि इनकम स्टेटमेंट 17 को तो साइड पे ही कर दो ना, ओ 16 को 19 को तो साइड पे ही कर दो ना, अब रह गया 18 और 17। तो चूंकि इनकम स्टेटमेंट है इसलिए 18 को भी प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, 17 वही ये इधर आ गया हूँ, 17 को ऊपर साल नहीं नजर आ रहे, 17 को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, लिख के आए हूँ 18। अब 18 में से सिर्फ वो चीज उठाओ जो प्रॉफिट एंड लॉस को हिट कर गई है रेक्टिफिकेशन की वजह से, रीवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स, पीपी, जान दो यार, अब तंग तो ना करो, सिर्फ एक ही है जी 13, यानी कि पूरे सवाल में सिर्फ एक ही इंपैक्ट आना है, डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, डिक्रीज इन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, वर्किंग 2 कह लो इसको, अगर ये वर्किंग 1 थी ना तो ये आपकी वर्किंग 2 है। और भाई कह रहे हैं फरमाइशी, पहले ये तो दिखवा दो कितना था, 13, ठीक है। अगला है फरमाइशी प्रोग्राम, वो है प्रॉफिट। तो अगर एक्सपेंस कम हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ऊपर आइटम ही एक है, तो इंक्रीज इन, तो बेसिकली ना आज मेरा टारगेट असल में ये था कि मैंने IAS 8 रिवाइज कराना था, इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो अब IAS 8 में और कुछ भी नहीं करवाऊंगा मैं, ये रिवीजन हो गई इसकी, ठीक है ना, और ये अल्टीमेट हो गया, बाकी सब कुछ किया हुआ है, आपको सब आता भी है बेटा, यकीन माने, आपने सिर्फ रिवीजन के लिए बैठना है। ये जो बातें मैं करता हूं आपको नहीं याद आ रही होती,
तो वो मतलब आपको याद हैं, सिर्फ ज़रूरत है बैठ के उसको रिवाइज करने की। तो उलट रिवीजन शुरू करना इंशाल्लाह। उलट का मतलब कि जो करीब पढ़े ताकि जल्दी जल्दी ये टॉपिक्स हो जाए। शुरू वाले ज़रा टाइम लेंगे, थोड़ा भूल गए होते हैं। लेकिन IAS 16 में खास तौर पे अभी से बता रहा हूँ, कोई बच्चा भी बेसिक वाले सवाल ना करने बैठ जाए, वो जो हमने 40-50 वैसे ही किए थे, वो तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का टाइम था। तो IAS 8 के लिए मैं रिवीजन प्लान में जो सवाल लिखूंगा सिर्फ वो करने हैं। लेकिन IAS रिवीजन प्लान फौरन तो आ नहीं जाना। मुझे आजकल तो टाइम वो सोने का नहीं मिल रहा होता, मतलब हर चैप्टर बंदा देख रहा था। इन दिनों में ना उस्ताद नफ्सा नफ्सी के आलम में होते हैं, तो इस वक्त तो इतना टाइम नहीं है कि मैं रिवीजन प्लान बनाऊं। लेकिन जब क्लासेस आपकी एंड होंगी उसके 3-4 दिन में बना लूँगा मैक्सिमम भी। वो जैसे भी मिलेगा वो मेरा मसला है। जैसे वेबसाइट पे सारे टेस्ट आने शुरू करने हैं कल से, आज नहीं कर सका, लेकिन ये फाइनल कर देगा ना साकिब, तो ये भी हो जाएगा। इसका यही सोल्यूशन रहता है बस, या EPS का भी रहता है। खैर चुप करो। तो उलट आपने शुरू इसलिए कह रहा हूँ करना है कि 95% क्वेश्चंस रिवीजन प्लान में वो होने हैं जो हमने कर रखे हैं क्लास में। तो आपने यहाँ से शुरू किया IAS 8, IAS 7, NPO, EPS, ये तो सवाल आपके सामने है, करते गए। तब तक मेरा रिवीजन प्लान भी आ गया। जिस दिन IAS 16 पे जाना है उसमें आपने सिर्फ वो सवाल करने हैं, यानी यूँ समझ लें वॉल्यूम 1 के तो आपने वेट करना है, वॉल्यूम 2 की रिवीजन शुरू कर देना। वॉल्यूम 1 पे आपने जब जाना है तो उसमें रिवीजन प्लान तब तक तो आपके पास होगा। तो मैं IAS 16 जैसे टॉपिक से डर रहा हूँ कि आप वो छोटे छोटे सवाल भी करके अपना टाइम ज़ाया ना करें। वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थी, दिमाग में फीड हो चुकी हैं चीज़ें, अब उसके ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, चलाओ। कहीं फंसा हो जाए तो फिर जाके देख लो बेसिक का क्वेश्चन। और ठीक है, इंक्रीज इन प्रॉफिट 13, तो ये रिवाइज हो गया ना जी। नेक्स्ट ये टॉपिक रिवाइज हो गया। देखो नोट भी बन गया, एंट्रीज भी हो गई, और अखीर ही हो गई वैसे तो। आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ, ये पूरा लिखना पर्चे में, वास्ता जे ध्यान करना, SOFP ना लिखना। अब इधर देखो भाई, करंट ईयर चूंकि एरर करेक्शन, बेटा चुप चुप चुप, चूंकि एरर करेक्शन नोट है तो इसलिए 19 को प्रेजेंट नहीं करना, 17 और 18 को प्रेजेंट कर लेना। अब आ जाओ भाई इधर, पहले 17 को देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इज ओवर। अब हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर 2 आइटम्स हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस, बेटा ये भी तो है ना, OCI से होकर उधर ही जाना है ना, ठीक है, और PPE, ठीक है। अच्छा, PPE क्रेडिट हो रहा है 100 से, मतलब कम हो रहा है, डिक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कितने से, जल्दी करो, मैं EPS का सवाल कम से कम पढ़ा तो दूं, 100। नेक्स्ट, बड़ा कुछ सोच के आया था आज मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कर लिया है ना, शुक्र है ये किया, कुछ और पहले नहीं किया, क्योंकि ये IAS 8 की रिवीजन हो गई, ठीक है। बाकी इसमें कोई चीज़ अभी मेरे जहन में ऐसी है नहीं। कोई अगर थ्योरी का पॉइंट एक आधा रहता होगा तो वो जाहिर सी बात है, वो भी किसी दिन बोल के आगे चलते चले जाएंगे। लेकिन इसमें जो है ना, ये सवाल अभी तक जो है वो टेंशन क्रिएट किए हुए था कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। ओके, नेक्स्ट, डिक्रीज इन PE आ गया, PPE। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है, डेबिट। रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है, डेबिट। सरप्लस कम हो रहा है, सरप्लस कम हो रहा है, डेबिट मतलब कम, इक्विटी की नेचर क्रेडिट है ना, तो डिक्रीज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। भाई ये रिक्वायरमेंट है, इसलिए RS मत लिखना, उधर चाहे वर्किंग में लिखते रहो, जो वर्किंग में जो मर्जी करो, रिक्वायरमेंट में ध्यान करना। ओके, डिक्रीज इन रियल सरप्लस कितना है, भूल तो नहीं गए, 60 ही था, 60 डेबिट हुआ था 60। लो भाई, अच्छा उसके बाद अगला काम क्या है, फरमाइशी प्रोग्राम, लेकिन इसके लिए एक तरीका सिखाया था। तो इधर ना, अब देखो ये असल चीज़ है सीखने वाली। नोट का हिस्सा कभी मत बनाओ वर्किंग्स को, अलग थलग, तो वर्किंग्स अलग है। यानी ये ना हो कि इधर आइटम्स अफेक्टिंग एसोसिएट चल रहा हो, बीच में हेडिंग आ जाए वर्किंग, फिर आगे आइटम्स अफेक्टिंग ऐसे नहीं, नोट अलग से ख़त्म कर लो, वर्किंग उसके आगे शुरू हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ आई, याद है कैसे मैं आपको निकलवाता था, मैं एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और फिर इक्विटी को कहते थे। अब आज थोड़ा सा ना मामला ये है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस भी इक्विटी का आइटम ही है।
ओके। लेकिन मैं ना सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स को इक्विटी समझकर ही इसको लायबिलिटी कह देता हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो बताओ एसेट डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज? डिक्रीज। तो माइनस माइनस प्लस 60। नहीं समझ आई? आगे समझ, चलो फिर भी देख लो। एसेट्स माइनस लायबिलिटी। मैं ये कह रहा हूँ कि रिटेन्ड अर्निंग्स के अलावा हर चीज़ ही मैंने क्रेडिट नेचर की लायबिलिटी कह दी है, और रिटेन्ड अर्निंग्स के अलावा हर चीज़ डेबिट नेचर की मैंने एसेट कह दी है, क्योंकि मैं रिटेन्ड अर्निंग्स का इम्पैक्ट निकाल रहा हूँ ना। तो सारी चीज़ें और तरफ बाकी देखो, अगर कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस भी है बेटा, तो वो भी तो क्रेडिट नेचर की चीज़ ही है ना, और वो रिटेन्ड अर्निंग्स के अलावा की चीज़ ही है ना। तो मैं इम्पैक्ट रिटेन्ड अर्निंग्स में निकालना चाह रहा हूँ ना। तो बस ये याद रखना, ये जो फॉर्मूला लगवाया था कि मैंने रिटेन्ड अर्निंग्स के अलावा हर डेबिट नेचर की चीज़ को एसेट कहना है, और हर क्रेडिट नेचर की चीज़ को लायबिलिटी कहना है, और जो रेक्टिफिकेशन ऊपर हुई है उसको इधर लेकर रिटेन्ड अर्निंग्स पे इम्पैक्ट निकाल लेना है। ठीक है, तो यूं समझो रीवेंस सरप्लस क्या है? बस एक लायबिलिटी है, बस एक लायबिलिटी है। अब क्या मत करो स्प्लिट, देखो तो सही है, बाद में बैठ के सोच लेना। ठीक है, वो मैं बता दूंगा ना यहाँ से कि आपने रेक्टिफिकेशन जो की है इसके अंदर असल में तो प्रॉफिट एंड लॉस भी डेबिट हुआ था ना। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट होना असल में रिटेन्ड अर्निंग्स को हिट कर रहा है, लेकिन चूंकि सिखाया एक तरीका हुआ है तो उसी पे लेके चल रहा हूँ। निकलना 40 आंसर है। ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ है 40 से, मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट हुई है 40 से, तो वो डेबिट ही 40 से करूंगा। लेकिन मैं यहां पे लाके नया काम नहीं सिखाने लगा, जो तरीका पहले सिखाया हुआ है उसी को चला रहा हूं कि जब ये काम हो गया तो रिटेन्ड अर्निंग्स पे इंपैक्ट इन्हीं को देखकर निकालो। बस आज मुसीबत ये पड़ी कि यहां पे मुआ इक्विटी का ही आइटम आ गया। पहले तो कह देते थे रिटेन्ड अर्निंग्स, तो यार पहले भी तो शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, इसी चीजें कोई भी नहीं देखते थे, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स ही जहन में होता था। तो मैं आज यही कह रहा हूं कि रिटेन्ड अर्निंग्स ही सिर्फ जहन में रखो, बाकी सबको लायबिलिटी कह लो, क्रेडिट नेचर, सबको एसेट कह लो, डेबिट नेचर। ठीक है, ओके। इसको यूज करते हुए जरा ये काम कर लो, आंसर वही निकलेगा। वो मैं कह रहा हूं ना, ये ना हर सवाल में नई चीज थोड़ा ही कर सकते हैं। कोई सवाल गड़बड़ हो गया तो अपना उसूल छोड़ेंगे। यही तो सीखा हुआ है कि जो काम सीखा हो उसको अप्लाई कर डालो, जैसे समझ आए तो वो करने लगे हैं, आंसर सही आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो एसेट 100 से क्या हुआ? कम, -100। लायबिलिटी भी 100 से क्या हुई? डिक्रीज। 60 से लायबिलिटी, रीवेंस सरप्लस नहीं है, समझो लायबिलिटी है। डिक्रीज 60 से -60, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो बताओ -40, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या आया? अच्छा, अब ये ना मैंने आपको अपने पुराने तरीके से जोर जबरदस्ती निकलवा दिया ताकि कोई नई चीज आपको ना सिखाऊं, क्योंकि ये आपको याद था। वरना मैं यूं भी कह सकता था बच्चों, रीवैल्यूएशन सरप्लस तो इक्विटी का आइटम है पर रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं है। अब देखो रेक्टिफिकेशन की एंट्री में ये तो एसेट है, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है, तो हिट तो रिटेन्ड अर्निंग्स को प्रॉफिट एंड लॉस ने करना है। और बोलो, प्रॉफिट्स का इंपैक्ट ही रिटेन्ड अर्निंग्स को हिट करता है ना। तो 2017 में प्रॉफिट डेबिट मतलब कम हुआ, तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी 40 से कम होनी थी, तो रिटेन्ड अर्निंग्स डिक्रीज ही हुई है 40 से। पर मैंने नया काम नहीं करवाया, उसी से ही काम वही अचीव वही करा लिया। कोई चाहे तो ये भी कर सकता है जी। हाँ, जो किया वही ठीक है। मतलब मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं, क्लास के बाद मुझे मिलके बता देना कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, ये समझ आ गया? ओह फिर ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें सवाल मत करना, तुम साथ वाले से बात कर रहे हो, मैंने तुम्हें जवाब नहीं देना। नहीं नहीं नहीं, कोई सॉरी नहीं, ये मैं भूल गया था। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो भाई। अब जी 18 में आ गए। इधर ना मैंने आके छोटा सा करके लिखा नंबर 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। तो भाई अगला साल जो है ना, वो बैलेंस शीट देख रहे हो, अगला साल जो है ना वो पीपीई को देखने से पहले पीपीई के पिछले साल को भी देखना है। तो इसलिए मैं ना छोटी सी वर्किंग यहाँ पे पहले स्टार्ट कर लेता हूँ। नंबर 2 में पीपीई निकालेंगे, नंबर 3 में रीवैल्यूएशन सरप्लस निकालेंगे। लेकिन उसके लिए ना मैंने पहले से ही तैयारी कर ली। तैयारी क्या की जी? पीपीई के लिए पिछले साल में पीपीई 100 से कम हुआ था, पिछले साल में रिटेन्ड अर्निंग्स 60 से कम हुई थी। ये लिखने के बाद अब मैं चलता हूँ 18 की तरफ। हाँ भाई 18 क्या हाल है? ठीक ठाक, बाल बच्चे सब खैर करियर? अच्छा, क्या हुआ तुम्हें? 13 से पीपीई बढ़ गया। अच्छा,
13 से पीपीई बढ़ गया +13, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ भी सरप्लस, तुम सुनाओ जी। वो 8 से बढ़ गया, ये सरप्लस 8 से बढ़ गया। अच्छा ठीक है, +8। लो भाई बताओ भाई, पीपीई डिक्रीज ही हो रहा है, शुक्र है 87 से, वरना एक लाइन मुझे डालनी पड़ती है। अच्छा, लाइन दरमियान में डालने की जरूरत नहीं, पर्चे में अगर ऐसा हो जाए तो इस इधर आके लिख लेना इंक्रीज इन पीपीई, कोई गुनाह नहीं पड़ जाना। मैंने नहीं लिखी लाइन में, मैं भूल गया, यहां पर तो मैं कट पेस्ट करके जगह बना लेता हूं। पर्चे में कहां से कट पेस्ट करेंगे, तो कोई मसला नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता ये एडजस्टमेंट इस तरह से होती कि इंक्रीज इन पीपीई आ जाता तो यहां पे नीचे लिख लेते, ठीक है। बुलाओ यार साकिब को, चाह नहीं आई। नहीं वो तो अब नहीं रहने दें, अब तो मैं उंडेल के भेजूंगा, इतनी चाह कौन पिएगा, मेरे को पीती जल्दी कर ले को जी। तो इसके बाद नंबर पता करो भाई। नहीं आप नहीं पता करो, आप इधर बैठो, आप लोग तो हम सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे। आपको क्या लगा आपको छुट्टी मिल जाएगी, ऐसे कैसे सोच लिया आपने जी। नंबर 4 अपनी करा लेंगे जमात भाई जी। नंबर 4 चाय है ना, अब क्या करोगे, वो पी के चले जाओ या साथ लेते जाना, रास्ते में पीते जाना बैठ के, वो तो वैसे ठंडी करके लाना यार। अच्छा ले जी, इक्विटी। अब देखो भाई, अब वही काम यूज करके कितना आसान है, वरना दूसरी तरीके से बड़ा मुश्किल हो जाए। वैसे ऐसे दिल कर रहा है, ऐसी तरह ऐसे एक्स्ट्रा क्लास में दिल बड़ा करता है बंदा, ये भी कर ले वो भी कर ले। ये पीपी है, ये रिटेन्ड अर्निंग है, ये रिवर्स सरप्लस है, इनमें से कोई भी रिटेन्ड अर्निंग्स को हिट नहीं कर रहा, नहीं ये कर रहा है। रिटेन्ड अर्निंग्स 8 से डेबिट यानी कम हो रही हैं और 13 से बढ़ रही हैं, तो नेट में 5 से बढ़ेंगी। ये तो आप कह रहे हैं ना, मैं अपना वाला रूल लगाता हूँ, अल्लाह करे सही हो जाए, या अल्लाह सही हो जाए, या अल्लाह सही हो जाए, या अल्लाह सही हो जाए जी। एसेट डिक्रीज हो रहा है, मुझे लगता है गड़बड़ हो गई है। एसेट डिक्रीज हो रहा है 87 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस डिक्रीज हो रहा है 52 से। 87 ही बोला है, अच्छा हाँ जी। तो बताओ भाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा। अब ये 35 पॉजिटिव या नेगेटिव, ये नेगेटिव जो है ये कैसे बनता है, ये अब घर पे सोचना जाके, ठीक है। हाँ बन जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स में डिक्रीज है, पिछले साल वाला भी असर आता है बच्चों। असल में ना बैलेंस शीट एज ऑन बन रही होती है। मैंने पीपीई के लिए तो ये काम यहाँ कर दिया था, घर जाके देख लेना, ऐसे समझ आ जाएगी, ठीक है ना। पीपीई के लिए ये काम यहाँ कर दिया था, रिटेन्ड अर्निंग्स में तो ये काम करना ही होता है। अगर रिटेन्ड अर्निंग्स को ऐसे डायरेक्ट देखना था तो पिछले साल का 40 और इस साल का जो 5 है वो आप अगर देखो नेट करके देखोगे तो 35 पे ही पहुंचोगे। लेकिन इसीलिए मैंने ये काम नहीं करवाया वहां से देखने वाला, पुराने तरीके से चलवाया है। पुराना तरीका क्या है, यहाँ पर आपने बैलेंस शीट के रूल्स लगाते हुए निकाल लेना है, और फिर जब इसकी बारी आनी है तो एसेट माइनस लायबिलिटी वाले फॉर्मूले से करना है। इंशाल्लाह हमेशा सही होगा, हमेशा सही होगा। देखो ना यार, पिछले साल में रिटेन्ड अर्निंग्स कितने से कम हुई थी, 40 से, तो वो 40 अपनी जगह पे है। इस साल रिटेन्ड अर्निंग्स 8 से डेबिट हुई, आप कहोगे कम हुई हैं, ठीक है, कोई फर्क है। इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस का 13 भी आ रहा है, इस साल का रिटेन घूम रहे हो। देखो मैं कहता हूं ना करो ऐसे, लेकिन कर रहे हो, आपका दिल कर रहा है, एक दो स्टूडेंट इशारे कर रहे हैं, नहीं समझाएं। तो मुझे बताओ रिटेन्ड अर्निंग्स कितना बढ़ा था, कैलकुलेटर पकड़ो। रिटेन्ड अर्निंग्स कम हुआ था 40 से, ये ओपनिंग आ गया, ठीक है ना, पिछले साल पे इसका असर आ गया। रिटेन्ड अर्निंग्स कम हुआ था, बढ़ाओ 13 से, तो -40 +13 -8 -35 पे पहुंच गए हैं ना। तो कोई जरूरत नहीं है इस काम के करने की, जैसे तरीका सिखाया उसी ने बचाया। और वो क्या था, पहले सारे इंपैक्ट्स को ले लो और फिर यहां पर रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए ये जुगाड़ लगाओ। ये जुगाड़ इतना जबरदस्त है कि हमेशा सही आंसर पे लाएगा आपको, इसीलिए मैं जोर दे रहा था कि यही करो। ओके, पिक्चर नहीं मिलेगी, ओके नहीं, सवाल तो खत्म हो गया। 1 बाय 1 सबसे पहले वर्किंग्स, मैं आ रहा हूं।
चीज नहीं मिलेगी, चाय मिलेगी। साकिबा यार बात सुनो, मैं ना सवाल पढ़ने दो मुझे, सिर्फ ईपीएस का करवाऊंगा बेशक, नहीं पढ़ने दो। वैसे अगर चाय में 5 मिनट हुए तो कर भी लेंगे। अब सोल्यूशन अभी उसका बनना है ना, बन गया ना, इसका बन गया, उसका भी बन जाएगा। अभी डिस्कस हो जाए तो अभी बन जाता। क्या नाम है? साकिब का। अच्छा जी जी, मैं दोबारा लिखूंगा जब अपलोड करूंगा, वरना आप लोग तंग करोगे। अभी कल का दिन मुझे दो ना, कल जब अपलोड करूंगा तो फिर मैं बताऊंगा ये है ये है ये। वेदी घर का, वेदी लंका डाय। ये तस्वीर बन गई है। ओके नेक्स्ट। ये मेन रिक्वायरमेंट है वर्किंग्स के अलावा। मेन रिक्वायरमेंट भाई आ जाओ। आ गया सर, 2 मिनट आ गया सर। इसमें हंसने की क्या बात, इसने कहा 2 मिनट आ गया, मतलब इससे क्या, ऐसे ही हर बात पे हाँ, बात ही क्यों नहीं हंसने की। हाँ वैसे भी मैं बड़ा फील करता हूँ ऐसे मेरे टीए के बारे में कोई इस तरह की बात करे तो, जैसे आपके बारे में कोई करे तो। अच्छा जी, टाइम भी तो पास करना है। हाँ जी सही है। कैसा लगा सवाल? सर 9 मार्क्स कम थे ना, ऐसी कोई बात नहीं है, सवाल तो इतना सही था, देख लें छोटा सा। जो डायरेक्ट हो सके करना होता है। असल में जब क्लास में कोई चीज़ करवाई जाती है तो ऐसे कर, प्लीज़ पालो दूसरी रोला। पहले क्लास में जब कोई चीज़ करवाई जाती है तो ऐसे करवाई जाती है कि किसी को समझ नहीं आ रही है और एक एक चीज़ बेसिक से करवानी है, वरना इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स भी लग सकते हैं, जो जहाँ लगाना चाहे लगा ले। ठीक है, आंसर सही आना चाहिए, जैसे मर्जी लाओ। ओके चलो जी, अब ये वर्किंग्स ठीक है, इस वर्किंग ने आपको सेव किया है, वरना थोड़ी मुश्किल होती। रिटेन अर्निंग निकाल लेते आप, बस ये भूल जाते हैं अक्सर जी। वो तो तुम तो वैसे बात ही ना करो। नो जो मर्जी कहते रहो, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुननी। चलो यार एमसीक्यूज फड़का देते हैं इतनी देर में। विच 2 ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वुड रिक्वायर। अच्छा ये ना आई कैप की रिसेंट अटेम्प्ट के दोनों एमसीक्यूज हैं, आप इजी ले रहे हैं इनको। आसान थे तो मतलब फिर टॉपिक तैयार हो जाए तो एमसीक्यू तैयार हो जाते हैं, इसका मतलब है। तो तसल्ली के लिए एक बार देख लेने में हर्ज तो नहीं है ना, डेथ क्यों पड़ रही है। विच 2 ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड रिक्वायर, खामोश हो जाएं। पहली रिक्वायरमेंट तो ये खामोश हो जाएं, फिर दूसरी रिक्वायरमेंट देखेंगे। विच 2 ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड रिक्वायर्ड प्रायर ईयर एडजस्टमेंट एज पर IS8, changing the depreciation method from changing measurement model from investment property from cost to fair value। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सवाल फखर वाला सवाल याद है। Incorporating the effect of a material understatement found in last year closing inventories due to incorrect formula। जी बिल्कुल, ये एरर है, प्रायर ईयर एरर है, सही करते हैं। Adopting requirement of 520 for the first time, नहीं, ये इस दफ़ा आई कैप की पास पेपर में ये एमसीक्यू आए थे। ठीक है, पता लग रहा है आपको सारा कुछ, आपको सब आता है। मुश्किल सवाल भी हुआ करेंगे पर्चे में। मैं एक बिल्कुल नहीं कह के भेज रहा कि वॉक इन द पार्क होगा, अल्लाह करे ऐसा बन जाए, अल्लाह करे आपके लिए वॉक इन द पार्क हो, लेकिन ज़हनी तौर पे तैयार रहा करेंगे। मुश्किल सवाल में भी हमने जान नहीं छोड़नी उसकी, बस ये देखना है मुश्किल लग रहा है, एंड पे करेंगे। और मार्क्स इंटू 1.8 करते करते करते, बड़ी परली साइड देना शुरू कर दो। मार्क्स इंटू 1.8 करते 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 सवाल करते जाना है, करते जाना, कोशिश करनी है सवाल उस टाइम में होते जाए, और एंड पे जाके हाँ भाई मुश्किल सवाल आ जा, जो या तू नहीं या मैं नहीं या पेपर नहीं। अब थोड़ी देर में या तू नहीं होता या मैं नहीं होता या पर्चा तो वैसे ही चला जाता है, पासिंग मार्क्स आप ले चुके होते हैं, लड़ाई कर दिया करें उसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड बी कंसिडर्ड अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंजिंग सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मॉडल ऑफ PPE फ्रॉम, अच्छा ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है।
फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड बी कंसिडर्ड एज चेंज इन पॉलिसी? चेंज इन पॉलिसी है कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाना, चेंज इन पॉलिसी है। नेक्स्ट, चेंजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन बिल्कुल है। इसका मतलब बोथ आर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर किसी ने डी किया तो यहां पे भी गलती कर ली माशाल्लाह उन्होंने, ठीक है, ये मैंने सही बताया ना। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर बिटा इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। अच्छा बच्चों, ये क्यों मुश्किल लगा मुझे नहीं पता, पढ़ के देखते हैं फिर छुट्टी करते हैं। बस सवाल पढ़ने तक आपकी चाय भाई, दूसरी भी ले आते ऊपर से कोई और बंदा किसी को कह दें, वरना ये बच्चे क्या करेंगे, अब नमाज भी पढ़नी है उन्होंने। जी बच्चों, बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करनी है, डायल्यूटेड को बाद में देखते हैं। वैसे डायल्यूटेड में कंपैरेटिव रिक्वायर्ड नहीं था। अच्छा भाई साहब, डिस्क्लोजर नहीं बनाना था, सिर्फ उन्होंने ये कहा है बेटा खामोश हो जाए ना, इससे टाइम ज़ाया। आप लोगों को क्यों नहीं ये बात समझ आती कि मैं कई बार ये कहा है कि जब आप बोलते हैं तो मेरे पे ज़ोर ज़्यादा पड़ता है, बोलने पे भी, दिमाग पे भी, और टाइम भी आपका ज़्यादा लगता है। जो काम हमने 1.5 घंटे में करना होता है वो आप लोगों की इन हरकतों की वजह से 2 घंटे में चला जाता है। मेरा क्या नुकसान है? आप लोगों का टाइम आजकल एक एक मिनट कीमती है, आपको इस बात का पता नहीं है, पता नहीं यहाँ पे बोलने आते हैं जी। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फिगर दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड। अब ये वही वाली बात है जो इस दफ़ा आईकेप की ये अटेम्प्ट में सवाल आया था, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कंप्यूट बेसिक एंड आरटीपीएस टू बी डिस्क्लोज्ड। बच्चों ने आकर रोला डाल दिया, डिस्क्लोजर था, डिस्क्लोजर था, डिस्क्लोजर। कहाँ से डिस्क्लोजर था भाई? उसने कहा फिगर निकालो जो डिस्क्लोज की जा सके, डिस्क्लोजर नहीं मांगा था। यहाँ पे भी ऐसा ही है, सवाल के अंदर डिस्क्लोजर नहीं मांगा हुआ, सिर्फ ये फिगर निकालनी थी, ठीक है। 30 सितंबर 2009, जब ऐसा ऊट पटांग साल आ जाए ना तो ये लिख लिया करो कि ये 1 अक्टूबर से 30 सितंबर वाला है, और 30 सितंबर 9 पर है तो 1 अक्टूबर 8 से शुरू हुआ होगा। और अब सवाल पढ़ना शुरू करो, ये काम सबसे पहले किया करो, ठीक है। द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट गिवन है ऑफ बिटा फॉर द ईयर 30 सितंबर 9 वॉज 15 मिलियन। ये पैट आ गया। एट 1 अक्टूबर 8, देखो ना, अब ये साल यहाँ पे लिखने से आधा दिमाग का बोझ वैसे ही उतर जाता है। सामने साल लिखा हुआ है, फौरन पता लग रहा होता है हमारा साल है, शुरू है, आखिर है, दरमियान है, तो आधा दिमाग के अंदर से बोझ तो सिर्फ इतनी बात से। और ये बात आज की नहीं है, ये बात गालिबन कोई 7वें 8वें लेक्चर से मैंने कहनी शुरू कर दी थी कि लिख लिया करो जब सवाल कैलेंडर ईयर से हिले, क्योंकि हमारी आदत नहीं है ना जनवरी से दिसंबर के अलावा कुछ सोचने की। हम खुद को, मतलब ठीक है इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन वो इस्लामी महीने पसंद तो करते हैं, लेकिन हमारी सेटिंग सारी ही अंग्रेज़ी महीनों के हिसाब से हुई होती है। दिसंबर में ये करेंगे, जनवरी में ये करेंगे, जुलाई में ये है, सितंबर में वो, मार्च में पेपर हैं, फलां ये है, तो सेटिंग ऐसे बनी हुई है। तो एक आदत है हमेशा से कैलेंडर ईयर को देखने की, तो इसलिए कैलेंडर ईयर यानी जनवरी से दिसंबर से हट के सवाल आए तो फ़ौरन, चाहे वो 1 जुलाई से 30 जून ही क्यों नहीं है, फ़ौरन लिख लो। एक तो कैलेंडर ईयर से हट के फाइनेंशियल ईयर जब आता है ना, तो उसमें एक मसला ये भी होता है कि बेटा प्लीज़ ज़रा ध्यान रखें, ठीक है, उसमें अच्छा उसमें ये भी होता है कि आपका ट्रांजैक्शन किस साल में शुरू हो रही है, किस में एंड हो रही है, ये पता नहीं लग रहा होता, ठीक है, तो लिख लो। अच्छा जी, जाना है? अच्छा चलें जी, आ गई भी आ गई, और चाय आ गई, और चाय आ गई, आंदो भाई, चाय वाले। अच्छा यार, मेरे ख्याल में क्लास को क्लोज करते हैं, ठीक है। इसमें वैसे मसला क्या है, सिर्फ ये पढ़ लें एक दफ़ा, बस पढ़ा दो मुझे, प्लीज़ पढ़ा दो जी। एट 1 अक्टूबर 8 हमारे साल के पहले दिन। अभी वो लाइन ही पूरी नहीं हुई यार, 2-3 बंदे आ जाओ, ऐसे तो पूरी रात लग जाएगी भाई। ये यहाँ पे ना कोने पे रखें और जल्दी से आगे पकड़ाएं इनको। रास्ता दे दो भाई, चाय वाले भाई, रास्ता दे दो मेरे भाई। हाँ साहब रास्ता दे दो, ज़र रास्ता। अच्छा वो तो ज़र राशा होता है जी बेटा, टेंशन हो रही है ना यार, 2-3। अच्छा
एट यकम अक्टूबर 8 कंपनी हैड इन इशू 36 मिलियन इक्विटी शेयर्स। ओपनिंग है या नहीं, यकम अक्टूबर पे है, ठीक है, हाँ ओपनिंग ही है। एंड 10 मिलियन 8% कन्वर्टेबल लोन नोट्स, रुपीज 10 मिलियन, ये भी अमाउंट इन रुपीज गिवन है। ये कह रहे हैं 36 मिलियन शेयर्स है, ये नंबर ऑफ शेयर्स थे, क्वांटिटी है, ये क्या है, क्वांटिटी है, फनकारी चेक करो, 36 मिलियन शेयर्स हैं और यहां पे लिखा हुआ है रुपीज, ठीक है, ये शेयर कैपिटल है, ओके। अच्छा, द लोन नोट्स विल मैच्योर इन 2010, ये तो आगे बहुत आगे की बात है, फिलहाल तो वो मैच्योर नहीं ना हुए, अभी तो ये लोन नोट्स हैं, आउटस्टैंडिंग होंगे, लेकिन मसला ये है कि ये कन्वर्टेबल हैं। अब इधर देखो, इसको मैं छुपा भी सकता हूं फिलहाल, क्योंकि ये तो डाइल्यूटेड ईपीएस में यूज होना है, ठीक है। अभी मेरी बेसिक ईपीएस के लिए तो अगर ये इररिडीमेबल होते तो इस परसेंटेज को लगा के मैं वो माइनस कर देता, अभी तो ये भी यूज नहीं होनी, ठीक है। बल्कि अगर आप चाहो तो मैं इसको भी छुपा देता हूं फिलहाल। अच्छा, नहीं सही, अच्छा चले नेक्स्ट। ऑन यकम जनवरी 9, अब ये यकम जनवरी कहाँ पे आना है, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ कहीं, ये भी साल के दरमियान ही कुछ हुआ। बेटा मेड अ फुल्ली सब्सक्राइब्ड राइट इशू, राइट इशू पता है, बेसिक ईपीएस में आएगा। अच्छा, ऑफ 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड एट अ प्राइस ऑफ ₹2.8 ईच, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो कोई नई चीज़ नहीं है, राइट इशू का आपको ट्रीटमेंट आता है। आगे चलते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ बिट्टा इमीडिएटली बिफोर इशू वॉज 3.8, याद आ रही है वर्किंग, ये बिफोर इशू वाले, फिर न्यू वाले और फिर एवरेज सी निकलती थी प्राइस। द ईपीएस रिपोर्टेड फॉर द प्रीवियस ईयर इज 0.35, बिट्टा इनकम टैक्स रेट इज 25, ठीक है। अच्छा, अब सवाल के अंदर यकम अक्टूबर पे कंपनी हैड इन इशू 36 मिलियन इक्विटी शेयर्स। अच्छा, मेरे ख्याल में आपको वो नहीं नज़र आ रहा कहीं पे कि फेस वैल्यू कितनी है, ऐसा ही है जरूरत वेटेड एवरेज में ये नहीं। पहली बात फेस नहीं, पाकिस्तान में 10, यहाँ पे कोई नहीं था, ये पाकिस्तानी सवाल ही नहीं था, ये इम्पोर्टेड सवाल था। अच्छा सुनो भाई, कहीं पे ज़रूरत थी फेस वैल्यू की, जब नंबर ऑफ शेयर्स दे दी हैं तो फिर फेस वैल्यू को क्या करना है, बस नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है ऑर्डिनरी, वो तो शेयर कैपिटल होता तो हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं ना, ज़रूरत ही कोई नहीं थी। अच्छा नेक्स्ट, क्या मसला है जी, पहले मेरी पहली बात, बेसिक के अंदर क्या आएगा, बेसिक के अंदर क्या आएगा ये समझ आता है, बेसिक यहाँ ख़त्म हो गई, बेसिक ईपीएस निकल आई। अब इसको पहले लिखोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, आप डाइल्यूटेड की तरफ चलोगे, ठीक है। अब देखते हैं डाइल्यूटेड में क्या कहता है। एट यकम अक्टूबर 8 कंपनी हैड 10 मिलियन शेयर्स, यानी कि साल के पहले दिन ही मौजूद थे, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखना शुरू करते हैं, कन्वर्टेबल हैं कन्वर्टेबल, मेच्योर होंगे 2010 में, और शुक्र है बाद में होंगे, तो इसका पूरा साल है, इसमें कुछ भी वेटेड एवरेज नहीं करना था। हम बेसिक ईपीएस निकाल के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पहले वो रखते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब आगे हमने क्या करना था, अगर ये कन्वर्ट हो जाएं तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ऐसे करके प्लस वाली फिगर। तो पहले जनाब मैं शेयर्स की बात कर लेता हूं, बताओ जी कितने रुपए का, अब ये लो, कितने रुपए का ये लोन नोट है, यही लोन पड़ा है 10 मिलियन, और ये जब रिडीम होना है एट पार, पैसे दे देने हैं, या कन्वर्ट होना है टू इक्विटी शेयर मतलब बेसिस ऑफ 25 शेयर फॉर ईच 100 ऑफ लोन, तो 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 25, कितने आए शेयर्स, 2.5 लाख। लो जी, अगर तो रुपीज में चल रहे हो तो 2.5 लाख, ऊपर प्रॉफिट किस में दिया हुआ था, मिलियन में, ठीक है। तो 0.25 आएगा, फिर 25 लाख आता है तो फिर 2.5 आएगा, जैसे आप कहोगे कर लो। इसका आंसर क्या आता है, 25000000, ये आता है। अब इसको यूं लिखेंगे 2.5 अगर मिलियन में चल रहे हैं,
ठीक हो गया। अगली बात, इसका इतना आसान सवाल था, पता नहीं क्या हुआ आपको। ₹100 मिलियन के ऊपर 8% रेट लगेगा, और चूंकि ये लोन नोट्स हैं तो 25% को भी कंसिडर करोगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ₹10 मिलियन, ऐसे ₹10 मिलियन इंटू 8% इंटू 75%, आंसर इज 0.6 मिलियन। ये यहां पर बेसिक वाला पहले ही निकला होना था। अब बोनस का लेंगे हम। केड़ा बोनस, बोनस का तो बेसिक पे आ जाता है भाई, वो तो शेयर्स इश्यू हो गए हैं। डायल्यूटेड में हम कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स को लेते हैं, कन्वर्टेड को तो कभी नहीं लेते। राइट इश्यू तो हो गया है भाई, राइट इश्यू, शेयर्स इश्यू हो गए हैं, और आप कह रहे हैं वो इश्यू होने हैं। मैं अब उधर ही पीता हूं यार, ले चलो, ठीक है। बस अब क्लास खत्म होगी, ठीक है। तो भाई ये तो आसान सा सवाल था, मैं कैलकुलेशन क्या कर रहा हूं इसकी, इसका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो चले जी, अब टर्म टेस्ट में कुछ भी नहीं रहा सिवाय इसके, और ये भी किसी वक्त पढ़ के बता देना, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो आज के लिए भाई इतना ही। जिंदगी ये तो सुबह 7:30 बजे रेशोस कंप्लीट करने की नीयत से होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।